हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम आ गए हैं इस वीडियो में लेके क्लास 9th एनएसओ बायोलॉजी का चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चंस। हमने देखे थे एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। अब असर्शन एंड रीजन क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा एज एन असर्शन कि भाई ये स्टेटमेंट है, और दूसरी में आपको दिया जाएगा रीजन कि क्या ये इसका रीजन है या नहीं। तो यही प्रूव करते हुए हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। दिस इज पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम K to 12। सो लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करने से पहले डायरेक्शंस बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इन्हें हमने अलग से क्यों कवर किया है। अब यूजुअली क्या होता है, एक बेसिक पैटर्न होता है असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस का। अब डायरेक्शंस में देखो क्या है, इसमें भी वैसा ही है, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे बिल्कुल, बट इसमें क्या होगा, जैसे एक आपको स्टेटमेंट दिया है एज एन असर्शन। ओके, अब आपको बताना है उन दोनों को पढ़ के पहले तो देखना क्या दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब अगर दोनों करेक्ट हुए सो यू हैव टू चेक कि इज रीजन द करेक्ट रीजन फॉर असर्शन, यानी जो रीजन का स्टेटमेंट है क्या जो असर्शन दिया है ये उसी का रीजन है। कि अगर मान लो कहते हैं कि यूग्लिना एक प्लांट है और एक एनिमल दोनों की तरह पोजेस करता है, और उसका रीजन दे दिया क्यों, क्योंकि उसमें दोनों की सेम क्वालिटीज हैं, ये रीजन था। अब हमें देख के बताना है क्या उसका ये सही रीजन है, और अगर नहीं है तो ये देख लो कि क्या दोनों सही हैं। ठीक है, अगर सही हो तो आप क्या करोगे, बी वाला टिक करोगे। अगर एक सही हो यानी कि असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन का स्टेटमेंट ही फॉल्स है तो सी ऑप्शन टिक करेंगे, या फिर अगर दोनों ही गलत हो तो डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। ठीक है, क्या दिया है ऑप्शंस में, लेट्स रीड इट। डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। चलो भाई यही बताया मैंने। मार्क द करेक्ट चॉइस एज। अब चॉइसेस एक बार देख लो। ए चॉइस में आपको मिलेगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। क्या बोला, इफ यानी अगर दोनों सही हैं तो ये देखो दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, ये सही हुआ तो फर्स्ट करना। सेकंड में क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। चलो ट्रू तो दोनों ही हैं लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके मैम, अब सी वाला देख लो, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी इसमें कह रहे हैं कि रीजन है ही गलत, वो स्टेटमेंट ही गलत है। एंड लास्ट दोनों ही गलत, यानी ना असर्शन ट्रू है ना रीजन ट्रू है। क्लियर है, कोई बात नहीं, अगर यहाँ से समझ नहीं आए तो आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें समझ लेना। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो भाई, असर्शन एंड रीजन कुछ स्टूडेंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट चिंता मत करो, साथ साथ सीखोगे ना हो जाएगा बिल्कुल कि कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट विद द असर्शन। अब असर्शन में इन्होंने दिया है स्टेटमेंट यूग्लिना पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब इसी का एग्जाम्पल दे दिया मैंने, है ना। और रीजन क्या है, यूग्लिना इज अ जीनस ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट। चलो भाई, अब पहले आ जाओ पहला स्टेटमेंट पे। इसमें भी क्या करना देखो, बहुत सिंपल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप करना। जैसे हमने एमसीक्यू में क्या किया था, फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चंस थे, याद आ रहा है, तो उसमें हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप पहले जो थे पी क्यू आर एस उनको निकाला, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। तो इसमें सिमिलरली भगना मत, पहला स्टेटमेंट देखो असर्शन क्या बोल रहे हैं। अब असर्शन में कहा है यूग्लिना, किसकी बात हो रही है, यूग्लिना की बात हो रही है। हम जानते हैं यूग्लिना क्या है, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसमें बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इधर आ जाओ, जब मैं बात करती हूँ किसकी, यूग्लिना की, यूग्लिना का स्ट्रक्चर याद आ रहा है। यूग्लिना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पलक मैम ने कहा था, क्या कहा था, दैट इट इज द कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस किस को याद है भाई बताओ, बोला था कि नहीं, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक बोलते हैं कि यार भाई मेरी तो इससे लिंक है, काम निकलवाना हो तो बताना ये कोई काम है। तो लिंक यानी जोड़ना दो चीजों को, कनेक्टिंग लिंक यानी जोड़ती हुई लिंक। यानी यूग्लिना क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स ये दो है ना, हमें पता है प्लांटे है एंड एनिमेलिया है, इन दोनों के जो बीच वाला कनेक्ट करने वाला ये लिंक है। अब कनेक्ट कैसे करता है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटीज इसकी भी होंगी कुछ इसकी भी होंगी। मानते हो कि नहीं, कनेक्टिंग लिंक यानी क्या कि कुछ क्वालिटीज प्लांट्स की भी होंगी कुछ एनिमल्स की भी होंगी। अब वो कैसे बोल रहे हो मैम, आप अपने मन से कह रहे हो, नहीं, देखो क्या बोला जाता है, फाइटोफ्लैजिलेट।
फाइटोफ्लैजेलेट नाम दिया गया है किसको? यूग्लिना को। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो क्लोरोफिल होता है, यानी ये क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है। तो क्लोरोफिल किसकी क्वालिटी है? प्लांट्स की। क्लोरोफिल बोलूं, ग्रीन पिगमेंट बोलूं, खाना बनाने के बाद बोलूं तो कौन याद आने चाहिए? प्लांट्स याद आने चाहिए। तो क्लोरोफिल है इसमें। तो फिर सोच रहे हो कि मैम इसको प्लांट्स में क्यों नहीं रखा, इतनी मगजमारी करी क्यों? तो ध्यान से सुनो, क्लोरोफिल तो है ही है, लेकिन इसमें फ्लैजिला भी है। और फ्लैजिला किस में मदद करता है? लोकोमोशन, मूवमेंट। अब चलते फिरते प्लांट्स देखें कहीं पे ऐसे खड़ा है ट्री, आज यहाँ था, अरे कल वहां मिल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब कुछ क्वालिटीज इसकी एनिमल की है, यानी फ्लैजिला है, मूवमेंट करता है, और कुछ क्वालिटीज इसकी प्लांट की है। अब लग रहा होगा क्या सिर्फ यही बात है? इतनी सी बात पे नहीं। आ जाते हैं हम स्ट्रक्चर पे यूग्लिना के, रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर याद है यूग्लिना का? बिल्कुल। देखो, फ्लैजिला पढ़े थे, इसमें बाय फ्लैजिलेट होता है। बाय यानी कि दो फ्लैजिला, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, इसका जो दूसरा फ्लैजिला होता है ना, वो यहीं पे शुरू होके ही खत्म हो जाता है, एंड ये आपको एक ही दिखता है। तो ज्यादातर लोगों को लगता है एक ही फ्लैजिला है दो। क्या है? दो। ये छोटा वाला है, स्मॉल फ्लैजिला, जो इतना बड़ा हुआ ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बना लेते हैं अंदर इसका सेल का न्यूक्लियस बनाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स मैं बना रही हूँ, इनको मैं बताती हूँ क्या है आपको कि डिफरेंस, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, और भी जो भी ग्रैन्यूल्स हैं। चलो अब हम आ जाते हैं पहले इसके स्ट्रक्चर पे। ये तो मैंने बता दिया फ्लैजिला है, क्लियर है। अब ये बीच में क्या निकल गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होगा ही मैम, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्यों? बिकॉज यूकैरियोट है। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटिस्टा में आता है, इतना तो पता है। प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद है विटेकर का? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। उसमें प्रोटिस्टा अलग क्यों रखा गया? क्योंकि ये थे ना, इन्होंने कहा कि ना मैं प्लांट जैसा हूँ पूरा, ना पूरा एनिमल जैसा हूँ, तो मुझे अलग किंगडम चाहिए, तो इनको दे दिया किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, अब बात करो तो क्या फीचर है? फ्लैजिला प्रेजेंट है मूवमेंट के लिए। फ्लैजिला प्रेजेंट है यानी मूवमेंट करेंगे, प्लांट्स जैसे एक जगह खड़े नहीं रहेंगे। ओके, अब दूसरा फीचर मैंने क्या बताया? यूकैरियोटिक तो है ही, प्रोटिस्टा में आए तो यूकैरियोटिक मान लो, क्योंकि अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको अच्छा खासा न्यूक्लियस दिखाया। ओके, अब मैं आ जाती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। ये वही है जो आपको प्लांट्स के लीव्स में दिखते हैं। अब मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, विधि का विधान है। तो क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? हमारा ग्रीन पिगमेंट है, जिसके थ्रू क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, isn't it? तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको न्यूक्लियस के पास दिख रहे हैं, these are क्लोरोप्लास्ट, यानी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या क्लोरोफिल लिख देती हूँ। तो ये फीचर तो प्लांट जैसा हो गया, ये एनिमल जैसा हो गया। और एक बात सुनो, ये जो आपको ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हैं पैरामाइलिन बॉडीज। ध्यान से सुनना, नई चीज आ रही है। पैरामाइलिन बॉडीज। कौन सी बॉडी? पैरामाइलिन। पैरामाइलिन क्या है? सुनो, प्लांट जैसे हम कहते हैं कि यूग्लिना प्लांट जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्लांट का स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड मटेरियल नाम की चीज याद है? क्या कहा था मैंने कि खाना तो हम बनाते हैं, चलो ठीक है, पर हमारी बॉडी में एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए मान लो किसी दिन नहीं बन पाया, तो कुछ तो एनर्जी होगी कि चल पाए। ऐसा तो नहीं है तुम सुबह कुछ खाओ नहीं तो पूरे दिन ऐसे गिर जाओ, चल सकते हो कि नहीं? क्यों? बिकॉज हमारी बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। हम क्या हुए? एनिमल्स। तो एनिमल्स यानी हम में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, रिजर्व फूड मटेरियल। अब प्लांट्स में मैंने बताया था, प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च होता है, बिल्कुल याद है। ओके, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? स्टार्च, यानी जो खाना जिस फॉर्म में वो स्टोर करके रखता है वो फॉर्म क्या है? स्टार्च। बट ये यूग्लिना का स्टोर्ड मटेरियल नहीं है, इसीलिए ये प्लांट्स में नहीं आता है। क्लोरोफिल तो है, फूड भी बनाता है, बट इसको क्यों नहीं डाला? क्योंकि एक और फीचर आ रहा था, इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टार्च नहीं है। तो पूछोगे मैम क्या है? यही जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वाली चीज, पैरामाइलिन बॉडीज। ये जो दिख रही हैं, ये है यूग्लिना का रिजर्व फूड मटेरियल, पैरामाइलिन। ये बॉडीज हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है? पैरामाइलिन। ये एक टाइप का क्या है? एक टाइप का रिजर्व फूड मटेरियल है। किस में? यूग्लिना में। तो याद रखो, एक और फीचर आ गया काउंट करने के लिए। कौन सा हो गया? पैरामाइलिन लिख दूं यहाँ पे? चलो लिख देती हूँ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तो हो गई। अब एक चीज मैं और बनाऊंगी, इधर देखो और मुझे कमेंट करके बताओ
कि ये तो चलो सेल मेम्ब्रेन है, मैम ने बना दी, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और मेम्ब्रेन मैं बना रही हूँ, कौन से कलर से बनाए अपन, थोड़ी अलग दिखे, चलो ऑरेंज ले लेते हैं। अब ये एक और मेम्ब्रेन मैं बना रही हूँ, अंदर तो नहीं बाहर बना देते हैं, ये ना पूरा ही चला जाएगा। चलो बोले मैम एक स्ट्रक्चर बनाते हो, एक आप हटा ही देते हो। चलो ये मैं बना रही हूँ किसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दिख रहा है ना। चलो ये बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, हम प्लांट्स में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग रहती है, वो किसकी रहती है, कमेंट करके बताओ। इतनी सिंपल सी बात है, कोई बच्चा भी बता देगा कि प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, वॉल रहती है, उसे क्या कहते हैं। अब इसे क्या माना गया कि प्लांट जैसा था, पहले सोचते थे कि यूग्लिना प्लांट था, बट इसने फिर एक और क्वालिटी अलग दिखा दी। चलो भाई स्टार्च वाली तो दिखाई, फ्लैजेला वाली भी दिखाई कि तुम चल फिर रहे हो, कि ऐसे कैसे प्लांट हो। एक और चीज, यानी कि ये जो बाहर मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, ये जो है दिस इज नोन एज पेलिकल। ये क्या है, पेलिकल है। अब पेलिकल क्या है, पेलिकल एक मेम्ब्रेन है ये जो बाहर कवर करती है, और ये होती है फ्लेक्सिबल। अब जिन्होंने बता दिया अच्छी बात है, टाइम्स अप, बिकॉज अब मैं बता रही हूं कि प्लांट सेल के बाहर की कवरिंग क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल, बाहर होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल किसका फीचर होता है ये बताओ। सेल वॉल फीचर होता है प्लांट सेल का, हमें पता है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। अब वॉल की बात कर रही हूँ, वॉल दीवार, यानी कि कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी रिजिड होगी। ऑन दी अदर हैंड यूग्लिना में क्या है, मैंने बाहर तो एक लेयर बनाई, पर मैंने उसका नाम सेल वॉल नहीं दिया, मैंने क्या लिखा, पेलिकल। अब पेलिकल के आगे फ्लेक्सिबल लिख दिया, यानी कि ये एक ऐसी लेयर होती है, यूजुअली प्रोटीन से बनी रहती है डिफरेंट टाइप के, ये लेयर रिजिड नहीं होती है, ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी योगा वोगा करते हो, ऐसे नहीं करते तो करा करो, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वैसे ही ये पेलिकल बिल्कुल योगा करती है और एकदम फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। अब फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ये मदद करती है यूग्लिना को अपना शेप चेंज करने में। यूजुअली जैसे मान लो इसको लोकोमोशन करना है या कुछ ऐसी ज़रूरत है, तो एकदम रिजिड तो नहीं रह सकती है। क्यों, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड क्यों होती है, क्योंकि उन्हें मूवमेंट करना ही नहीं है, एक जगह बढ़िया खड़े रहना है, वहीं काम करना है, चलना फिरना नहीं है, तो रिजिडिटी चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ऑन दी अदर हैंड यूग्लिना में फ्लैजेला है, इसको तो चलना फिरना है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, पेलिकल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बाहर, जो कि होती है काफ़ी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है इसे, ताकि ये अपना मूवमेंट जो है फ्रीली कर सके और जो भी काम है वो अपना अच्छे से कर सके। ठीक है, ये समझ आया। यानी कि एक फीचर और क्या नया जोड़ देती हूँ मैं इसमें, पेलिकल, यानी सेल वॉल की जगह इसमें क्या रहता है, पेलिकल। तो देख रहे हो एक चीज, ये बात तो सही है, कुछ फीचर्स इसके प्लांट के हैं, कुछ फीचर्स एनिमल के हैं, तभी इसको अलग से डाल दिया हमने किसमें, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में। ओके, तो यूग्लिना समझ आया, इतना तो आया होगा। अब थोड़ा पीछे जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पे देख लो। असर्शन में क्या बोल रहे हैं ये, कि यूग्लिना पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। अब तक नहीं मानते थे, नहीं पता था, अभी जो मैंने ड्रॉ किया इससे बोलते हो हाँ या ना। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, लिख दूं बिल्कुल। देखो मैं अपने मन से नहीं लिख रही हूँ, अभी मैंने बताया, तो उसके बाद आंसर आपका ट्रू ही आना चाहिए। तो असर्शन तो सही है मैम, चलो ये बात सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीजन पे। रीजन क्या कहता है, यूग्लिना इज अ जीनस ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, इस या आगे वाले जितने भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब भी रीजन पढ़ो तो सबसे पहले बाकी सारी इंफॉर्मेशन को रख दो साइड में, ठीक है, 2 मिनट के लिए साइड में रखो, शांति से स्टेटमेंट पढ़ो और स्टेटमेंट देखो कि सही है या नहीं। बस इतना मुझे बता दो कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इतना बता दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फिर स्टेप पे। क्या लिखा है, यूग्लिना इज अ जीनस ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट। अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया कि यूग्लिना आता है किंगडम प्रोटिस्टा में। अब ये मत बोलना प्रोटिस्ट अलग है प्रोटिस्टा अलग है, प्रोटिस्टा किंगडम का नाम है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटिस्ट्स कहते हैं। ठीक है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और क्या बोला मैंने, इतना तो पता ही है, शुरुआती जो हमने किंगडम पढ़े हैं, याद है कौन से किंगडम पढ़े हैं, मोनेरा प्रोटिस्टा। तो उसमें जो मोनेरा होता है बैक्टीरिया वाला किंगडम, और प्रोटिस्टा, इन दोनों का अलग किया है, क्यों गया, ये थे तो दोनों यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, यूनी का मतलब क्या होता है, 1, यानी एक सेल वाले, पर फिर मैम दोनों यूनिसेल्युलर हैं तो अलग अलग में क्यों डाला। मेन डिफरेंस था कि मोनेरा में
होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और इसमें होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक यानी इनका जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से कवर्ड नहीं है, बिल्कुल फैला हुआ है। ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोटिक एडवांस, थोड़े आगे वाले, यानी देखो मैंने कैसे बनाया है, इसमें अलग से एक बाउंड्री दिख रही है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, अलग से पूरे स्ट्रक्चर में दिखेगा कि यहाँ है न्यूक्लियस, तो यानी ये क्या हो गई, यूकैरियोटिक। क्लियर है? तो अब इधर आओ, यूग्लिना एज अ जीनस ऑफ यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, क्या ये बात सही है या नहीं? तो बात तो सही है मैम, चलो इतना मान लेते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, दोनों ट्रू हैं। अब हमारा छोटा काम क्या है, हमने ये तो देख लिया कि ऑप्शन सी और डी तो गायब। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड का नाम ध्यान रख लो, जिन्होंने पढ़ा है पहले एमसीक्यू में वेल एंड गुड, जो नए हैं उन्हें बता देती हूँ। इस मेथड का नाम है, ये एक स्पेशल मेथड है जो मैं सिखाती हूँ, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। अब बोलोगे मैम कोई रियलिटी शो चल रहा है एलिमिनेशन, तो ऐसे ही समझ लो। हम क्या करते हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमें कम ऑप्शन मिले यार, क्योंकि जितने ऑप्शन उतने कंफ्यूजन। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले तो हम कुछ ऑप्शंस को है ना साइड हटा दें कि तुम तो हो गए ही नहीं, बाकी 2 बचेंगे उसमें देख लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड इज द मेथड जिससे हम इस कंक्लूजन पे पहले ही आ जाते हैं कि कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट यानी हटा दिए जाए। तो अगर इफ आई से बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना, आई बिलीव कि ये दोनों ट्रू हैं, अभी हमने प्रूव भी किया, तो विच मीन्स कि ऑप्शन डी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अभी मैंने बताया ट्रू है तो तुम तो गए। अब सी भी क्यों गया? क्योंकि सी में ये तो कह रहा है कि एजर्शन ट्रू है, सी में ये तो कह रहा है एजर्शन ट्रू है, लेकिन कह रहा है रीजन फॉल्स है। बट अभी हमने प्रूव किया कि ये भी ट्रू ही है, तो इसको भी हटा दो, यानी ये भी गया। अब हमारे बचते हैं इकलौते 2 ऑप्शन, ए और बी। थोड़ा काम आसान हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलो अब मैं बताती हूँ ये कैसे बताना है कि ये इसका रीजन है या नहीं। तो एक सिंपल वर्ड सुना है, बताओ इंग्लिश में मुझे ये वर्ड, इसका नाम है, ये हटा दो चलो, है ना, बस ये बताना कि ये वर्ड येस या नो में बताना, सुना है या नहीं। बिकॉज ये वर्ड तो सबको पता है, कितनी बार आंसर देते हैं हम, बचपन से ऐसे रटते नहीं आते आंसर कि दिस इज द रीजन, बिकॉज। तो यहाँ पे उसी बिकॉज को ले आओ, है ना, उसी बिकॉज को ले आओ। और क्या करना, जब एजर्शन की लाइन बोलो, मेरे साथ साथ बोलना है ना, एजर्शन की लाइन जब बोलोगे तो उसके आगे ये वर्ड लगाना, बिकॉज कहना और ये कहना। उसके बाद जरा अपने कानों से सुनना क्या ये चीज सही लग रही है या नहीं। ठीक है, इतना स्टेप करो, आगे ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, है ना। क्या बोला मैंने, चलो ऐसा करते हैं साथ में। एजर्शन पढ़ती हूं मैं। Euglena possesses characteristics of both plant and animal because Euglena is a genus of unicellular protist। ये क्या रीजन हुआ भैया? अभी पीछे हमने देखे ये इतने सारे रीजंस पलक मैम ने बताए कि ये रीजन थे, और आप कह रहे हो कि वो यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट है इसलिए प्लांट और एनिमल जैसा है। तो नहीं, यानी कि ये इसका रीजन नहीं है। तो रीजन क्या होगा? रीजन ये जो पीछे देखे ना हमने, क्यों है प्लांट और एनिमल से, तो ये बोलना कि फ्लैजिला है, क्लोरोफिल है, पैरामाइलॉन है, बॉडीज हैं, पेलिकल है, किस फीचर में ये है, किस फीचर में ये नहीं है, ये बताना है। और इसमें इन्होंने क्या कहा, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट में आता है। उल्टी बात कह दी, पता है क्या? क्योंकि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों प्लांट और एनिमल के थे, इसीलिए इसको अलग किंगडम में डाला है। प्रोटेस्टा पहले से थोड़ी ना था, प्रोटेस्टा तो इसके लिए बनाया गया है कि तुम प्लांट और एनिमल दोनों जैसे हो, कुछ में ट्रू प्लांट नहीं हो, कुछ में ट्रू एनिमल नहीं हो, तो तुमको हम डाल देते हैं एक अलग अलग किंगडम में, जिसे कहते हैं प्रोटेस्टा। ठीक है, विच मीन्स, अब ये मत कहना कि स्टेटमेंट गलत है, पापा स्टेटमेंट तो ट्रू ही है, बस ये इसका रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। तो विच मीन्स कि अवर ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, पढ़ो। इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आया कि नहीं समझ? अप्रोच कैसे करना है, धीरे धीरे, क्योंकि यूजुअली ये जो 2 बॉक्स होते हैं, ये जो मैंने बनाए हैं ना, दीज आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग बॉक्स। क्या होता है जब हम ओलंपियाड या सॉल्व कर रहे होते हैं, एंड स्पेशली जब वो दिन रहता है कि आपको एग्जाम देना है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, 10 बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, दोनों स्टेटमेंट 10 बार पढ़ते हैं, उसके बाद भी दिमाग में नहीं आता है। तो सिंपली एक काम करो, बिकॉज लगा दो, और उससे भी पहले जिसके बारे में पूछा गया है पहले उसको याद कर लो। तो याद कैसे करोगे? पहले ये फीचर्स पढ़ाए हैं, डायग्रामेटिकली करो तो और अच्छी बात है, याद हो जाए। तो पहले ये याद कर लो, ये बातें थी, फिर अप्रोच करो। क्लियर है?
ये मत सोचना टाइम वेस्टिंग है, ऐसा देखो टाइम वेस्टिंग तो कुछ भी नहीं होता है, कभी गलत आंसर दे दोगे तो वो तो फिर सभी वेस्ट हो गया है ना, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलो आंसर एक बार हम चेक भी कर लेते हैं एंड वी आर गुड टू गो, ऑप्शन बी। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 पे, करोगे मेरे साथ, जल्दी से बता दो आंसर क्या होता है जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, assertion क्या कहता है, organisms are named according to binomial nomenclature and reason कहता है names consist of 2 words, one scientific and other vernacular। आ जाते हैं, अब स्टेप में वापस बताऊंगी नहीं क्योंकि पता ही है सबको कि क्या करेंगी मैम आगे। तो आगे क्या करूंगी, पहले पहला स्टेटमेंट देखूंगी। पहला स्टेटमेंट कहता है organisms are named according to binomial nomenclature, ये टर्म आया है, इसको साथ में समझते भी चलेंगे। चलो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण। जैसे बच्चा पैदा होता है उसका नाम वाम रखा जाता है, वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स इनके नाम रखे जाते हैं, इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बोलोगे मैम लाइन कितनी गंदी बनाई है आपने। ओके चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। बाइनोमियल, अब इसमें से पलक मैम कोई भी वर्ड छोड़ती नहीं है, यानी इसको भी मैं काटूंगी, इसको काट के मैं मीनिंग निकालूंगी। बाई का मतलब होता है 2, BI बाय मतलब 2, यानी कि ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये जो नामकरण है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 नेम रखेंगे। एग्जैक्टली लाइक हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन नेम्स होते हैं, एक नाम होता है एक सरनेम होता है। अब कुछ लोगों के मिडिल नेम होते हैं, वो तो मैं बेसिक बता रही हूँ, नेम और सरनेम होता है कि नहीं, है ना। तो वैसे ही इनमें भी इनका नेम और सरनेम रख दिया। कैसे रखा, किसने रखा, ये बात सुन लो। साइंटिस्ट हैं हमारे कैरोलस लिनेयस, याद आ रहे हैं, बिल्कुल याद आ रहे हैं मैम। इन द ईयर 1969 इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने प्रपोज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब मुझे ये बताओ ये कौन है, कैरोलस लिनेयस, इनका नाम हमने सुना है, इन्हें बहुत ही बड़ा कहते हैं ना डेजिग्नेशन दिया गया है टेक्सोनमी में। किसमें, टेक्सोनमी के ये कुछ तो हैं, अब वो क्या है मुझे जल्दी से बताओ। दिस इज योर होमवर्क। कैरोलस लिनेयस का नाम हमने और कहाँ देखा है, क्लियर है। चलो ये तो होमवर्क की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। कैरोलस लिनेयस ने 1969 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था। इन्होंने क्या कहा था, अब ये प्रपोज करने की क्यों थी ज़रूरत, ये भी सुनो। देखो जब काम होते हैं ना, साइंस में हो या किसी भी फील्ड में, ऐसे मज़े के लिए नहीं करते। हम तो सोचते हैं कि यार क्यों करी, इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ाई, पर सोचो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रिसर्च करी थी, तो क्या होता है ना, ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के नेम में। यानी जैसे मान लो रोज़ है, फ्लावर है एक, रोज़ को हम हिंदी में गुलाब कहते हैं, किसी और भाषा में कुछ और कहते होंगे, और देश तो छोड़ो, चलो हम नॉर्मली एक दूसरी सिटी में जाए तो उस चीज़ का नाम अलग होता है, इजंट इट। तो अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि वर्ल्ड वाइड उस चीज़ को कैसे पहचाना जाएगा, ये तो भैया कन्फ्यूजन हो जाएगी, हम स्टडी कैसे करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो उस वे से इन्होंने रिसर्च करी और ऐसे कंक्लूजन पे आए कि चलो एक काम करते हैं, इन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जितने भी हैं, उनका हम रख देते हैं एक साइंटिफिक नेम। क्या रख देते हैं, साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम रख देते हैं तो बोलोगे चलो रोज़ वगैरह तो है ही नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। जो वो नेम रखते हैं, ये नेम होते हैं बहुत ही तरीके से। 2 कोड्स होते हैं, कौन से कोड्स, एक है ICBN और एक है ICZN। अब ये क्या है मैम, तो बता देती हूँ, इंटरनेशनल कोड, ICBN बता रही हूँ, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल, बॉटनी जब बड़े हो गए अलग से पढ़ोगे, बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी में, तो बॉटनी का मतलब किससे होता है, बॉटनी का रिलेशन होता है बच्चों प्लांट्स से, यानी पौधों की पढ़ाई पढ़ोगे तो इसमें प्लांट्स यानी क्या, जो जितने भी प्लांट्स हैं उनका नामकरण जो है, उनका जो नोमेनक्लेचर है वो किसने किया है, ICBN, ये इंटरनेशनल कोड पूरी इनकी टीम रहती है, यहाँ से दिया गया है। एंड देन ICZN, इसमें मैं बता दूँ एवरीथिंग इज द सेम, जस्ट इन द प्लेस ऑफ Z ये जूलॉजिकल है, B की जगह Z आ गया और Z स्टैंड्स फॉर जूलॉजिकल। अब जू से इतना तो समझ पा रहे होगे, एनिमल्स की बात है, जानवरों की बात है, तो एनिमल्स के जितने भी नेम हैं एनिमल किंगडम में वो कहाँ दिए गए हैं, ICZN में। अब ये नेम कैसे होते हैं, ये बात सुनो, ये नेम ऐसे ही नहीं होंगे कि चलते फिरते पसंद नहीं आए तो बदल दिए, नहीं, ये नेम होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल,
यूनिवर्सल यानी कि कहीं भी चले जाओ आप यूनिवर्स में, ये नाम हर जगह चलेगा। अब ये सोच रहे होगे कि मैम कॉमनली हम ये नाम तो लेते नहीं हैं, कि मैं लायन को बोलूँ, जैसे बोलूँ लायन को बोलूँ पैंथेरा लियो, हर बार तो ये नहीं बोलूँगी, वर्नैकुलर नेम बोलो, लोकल नेम बोलो, बट स्टडीज़ के लिए या साइंटिफिक जो भी रिसर्चेज होती हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब में यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइंटिफिक नेम। तो ये यूनिवर्सल है। सेकेंड, नॉट चेंज्ड ईजीली, इतनी आसानी से नहीं बदल जाएगा। जैसे मान लो कि किसी को मन करे बड़े हो के हम नेम चेंज कर देते हैं, या कोई बच्चा हुआ उसके 10 तरह के नाम रख दिए, या अभी सोचो मुझे नाम पसंद नहीं आ रहा तो मैं चेंज करवा लेती हूँ। तो हमारे नेम जैसा नहीं है कि इतना इजीली बदल जाए, ने बर्थ वो सर्टिफिकेट में चेंज करा और नाम बदल गया, तो ऐसा नहीं है, ये इजीली चेंज नहीं होते हैं। अगर इनकेस ऐसी कंडीशन आती भी है तो वो पूरे जो हमारे कोड्स हैं ICBN, ICZN, पूरे इनके अलग से मीटिंग होती है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच मीन्स इतनी आसानी से तो नहीं बदलते। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स आर यूनिक। अब यूनिक मतलब पढ़ने में तो अलग होते ही हैं, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, याद रखना, कोई भी ऐसी स्पीशी नहीं है जिसका सेम नाम होगा पूरा का पूरा। अब इसके एग्जाम्पल में कंफ्यूज मत होना, जैसे एक है, हमने लायन ले लिया, एक टाइगर है। अब जब मैं बात करूं तो लायन और टाइगर की जीनस सेम होती है। अब जीनस क्या होता है तो ये सुन लो, ये जो साइंटिफिक नेम है, अभी मैंने कहा था बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बाई यानी दो, तो यानी कि जैसे हम देखते हैं ह्यूमंस में नेम और सरनेम, है ना, जैसे मेरा नेम है पलक, सरनेम है रख्यानी, तो अगर मैं जीनस बोलूं तो जीनस मतलब होता है पहला नाम, और इसको हम क्या करेंगे, रूल सुन लो यहीं पे, इसको पहले तो हम लिखेंगे जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में। अब बोलोगे मैम ये तो बेसिक बात बता रहे हो आप, ये तो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, नहीं, दिस इज डिफरेंट। तो सुनो, बता रही हूँ तभी कोई मतलब है 9th स्टैंडर्ड में आके। इसमें जीनस में हम क्या करेंगे, पहला लेटर कैपिटल लिखना, अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स में होगा यानी टेढ़ा, अगर हैंड रिटन यानी मैं हाथ से लिख रही हूँ तो मैं इसे करूँगी अंडरलाइन। और स्पीशीज का जो नाम है, इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर से नहीं होगा, स्मॉल लेटर से होगा, और इसे भी मैं अलग से अंडरलाइन करूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों का ऐसे साथ में अंडरलाइन कभी मत करना, दिस विल बी रॉन्ग, है ना, साथ में मत करना अंडरलाइन, दोनों को अलग से, जीनस नेम अलग से, स्पीशीज नेम अलग से, क्लियर है। तो अब अगर इधर आ जाओ, मैं क्या बता रही थी, लायन और टाइगर, तो लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, किसका, लायन का, और टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। अब एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं लगेगा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्लैश हो रहा है, कि आपने अभी कहा, जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि ये यूनिक है, यूनिक यानी कि कहीं भी एक नाम रिपीट नहीं होगा, तो फिर से पीछे करके देख लो, मैंने कहा कि स्पीशीज कहीं रिपीट नहीं होंगी, पूरी की पूरी जीनस स्पीशी सेम नहीं दिखेगी। यानी इफ आई एम सेइंग लायन इज पैंथेरा लियो, तो टाइगर होगा पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा यानी जो जीनस का नेम है ये सेम हो सकता है, क्यों, क्योंकि याद आ रही है मेरी जिंगल जब मैंने पढ़ाया था किंगडम स्पीशीज ऐसे ऐसे, यानी जीनस एक बड़ा ग्रुप है और उसके अंदर आता है स्पीशीज, तो जो जीनस है वो क्या हो सकते हैं, सेम भले ही हो सकते हैं, ठीक है, जीनस सेम हो सकते हैं, लेकिन स्पीशीज जो होंगी वो क्या होंगी, अलग होंगी। लायन की लियो है, टाइगर की टाइग्रिस है। इतना समझ आया कि नहीं, आ गया। साइंटिफिक नेम के बारे में मैं क्या बता रही हूँ, यूनिक है, किसने दिया था, दो टाइप के होते हैं। अच्छा एक और चीज, जीनस को क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम भी कह सकते हैं, जीनस को जेनेरिक नेम, और स्पीशीज को कहा जाता है यूजुअली स्पेसिफिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, है ना, एक ही बात है। वाह, लिखते लिखते ही गया, देख लिया ना क्या था, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। चलो, तो क्या देखा हमने, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर था, साइंटिफिक नेम दिए थे, दो टाइप के नेम थे, कौन से थे, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, यानी जीनस और स्पीशीज। तो कहीं भी यहाँ पे लोकल नेम का कोई भी जिक्र नहीं था, यानी ऐसा नहीं है कि मान लो हम अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पे आधा नाम हमने दे दिया कि यहाँ पे हम पैंथेरा बोल रहे हैं और लास्ट में हम शेर कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, लोकल नेम्स का कोई रोल नहीं है। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट, असर्शन क्या कह रहा था, ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लगती है, स्टेप्स पता हैं, फिर से नहीं बताऊंगी, इसको पहले ट्रू मानते हैं, ठीक है, इसको ट्रू करते हैं। चलो
अब आ जाओ रीजन पे। रीजन क्या कह रहा है? नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। यहाँ तक तो सही है, चलो बिल्कुल 2 वर्ड्स हैं। क्या बोला? एक साइंटिफिक, वन साइंटिफिक एंड अदर वर्नैक्युलर। तो ये तो गलती कर दी, बोला मैम आपने वर्नैक्युलर तो कहीं बताया ही नहीं, आपने जीनस बोला, आपने स्पीशी बोला। तो वर्नैक्युलर का मतलब बता देती हूँ। इट मीन्स अभी जो बताया ना मैंने, लोकल, यानी देसी भाषा में जो हम उस वर्ड को कहते हैं लोकल। तो अब ये बताओ, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया उसमें कहीं भी मैंने ऐसा बोला, ऐसा जिक्र किया कि लोकल नेम्स आएंगे, वर्नैक्युलर नेम्स आएंगे? नहीं। अरे उसी कंफ्यूजन को तो दूर करने के लिए इतनी सारी मगजमारी करी, एंड आप इस स्टेटमेंट में कह रहे हो कि दूसरा वर्नैक्युलर होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट ही एब्सोल्युटली गलत है, यानी फॉल्स है। तो क्या दिख रहा है हमें स्क्रीन पे कि एक तो सही है, यानी असर्शन इज ट्रू, और रीजन तो आगे तो छोड़ो ही, खुद ही फॉल्स है, यानी रीजन दिया ही गलत है। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 2 वर्ड्स हैं, एक साइंटिफिक नहीं, दोनों ही साइंटिफिक नेम्स हैं, दोनों नेम्स ही साइंटिफिक है, एक जीनस है और एक स्पीशीज है। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ ये वाला ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है या कौन सा ऑप्शन है जहां पे कहा है कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है? सो इफ आई चेक तो मुझे लगता है ऑप्शन सी में क्या दिया है? इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लगता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेते हैं एक बार, एंड वी आर गुड टू गो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बिल्कुल समझ आ रहा है यानी बताओ, है ना? थक तो नहीं गए? 2 ही क्वेश्चंस करें, अभी बने रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आप ही पहले सॉल्व करके बता दोगे, क्योंकि प्रोसीजर तो समझ ही गए हो। चलो, असर्शन क्या है? फंगल सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, और रीजन है दे लैक प्लास्टिड्स। तो किसकी बात हो रही है? पहले तो ये देखो, फंगल सेल्स यानी कि फंगस की बात हो रही है। अब जो हमने किंगडम्स पढ़े हैं उनमें याद है हमारा किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई याद है यानी? तो इस किंगडम को याद करते हुए इसके थोड़े फीचर लिख लेते हैं शुरुआत में। क्या है एक फीचर? तो सबसे पहला फीचर ये मल्टी सेलुलर है, यानी कि जब हम मोनेरा प्रोटेस्टा से आगे बढ़े वो 2 थे यूनिसेलुलर। अब फाइनली ये एक, इनको थैंक्स किया हमने कि आप आए हैं तो मल्टी सेलुलैरिटी लेके आए हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर हैं। और ऑर्गेनाइजेशन, अब अच्छा एक आध चीज़ ये भी याद हो रही होगी कि मैम एक तो था जो यूनिसेलुलर था। अब मैंने हमेशा कहा है कि तुम 50,000 याद रखोगे या एक, तो 50,000 यानी ज़्यादातर तो मल्टी सेलुलर, सभी मल्टी सेलुलर है, सिर्फ एक इकलौता अकेला यीस्ट है जो यूनिसेलुलर है। तो ये एक्सेप्शन है, तो उसको अभी साइड में ही रखो। एक्सेप्शन है तो उसको एक्सेप्शन के तौर पे रखो। मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? अब भाई डेवलप्ड हो गया, यानी कि यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, विच मीन्स कि न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इजंट इट? ठीक है, सही बात है। अब एक चीज़ सोच रहे होगे, जब हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था विटटेकर का, उससे पहले हमने 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, फिर एंड में आए थे 5 पे, याद है कि नहीं? तो शुरुआत में हमने पढ़ा था 2 किंगडम में क्या थे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। पी एंड ए लिख देती हूँ, है ना, समझ जाना। 2 किंगडम में क्या देखा था? प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये 2 तो जो थे ना बहुत ही महान है, क्योंकि इनको पहले ही जगह मिल चुकी थी किंगडम में, कि हम तो पहले से ही नहीं जमा के बैठते हैं कि हमको तो सीट मिल गई है भाई। फिर 3 किंगडम में आगे हम आए तो थोड़ा और इंसाफ मिला। इंसाफ मिलते मिलते किसको नहीं मिला? इन दोनों किंगडम्स में मोनेरा और प्रोटेस्टा भी इंट्रोड्यूस हो गए। प्लांट और एनिमल तो थे ही, बट एक अकेला बच रहा था, फंगस या फंगाई। उसने कहा यार मुझे भी इंसाफ दो, मुझे अलग किंगडम दो। तो फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा मोनेरा, प्रोटेस्टा, एंड लास्ट में इसी को मिला है जो बोलते हैं ना इंसाफ मिल जाता है फाइनली इतने सालों बाद। तो इसको मिल गया, किसे? फंगस को। अब ये सोच रहे होंगे इसे अलग किंगडम चाहिए क्यों? ऐसा तो नहीं है कि इसने जिद करी और इसे मिल गया। कुछ तो फीचर्स होंगे, ऐसी कुछ तो बातें होंगी कि ये प्लांट में नहीं आ सकता, एनिमल्स में नहीं आ सकता, मोनेरा प्रोटेस्टा में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो है मल्टी सेलुलर। अब फीचर्स में देखो, फीचर्स में बात क्या है कि इसका जो न्यूट्रिशन मोड है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा जिससे कि ये प्लांट्स में नहीं आ पाया। क्या बोल रही हूँ मैं? ध्यान से सुनो। न्यूट्रिशन यानी जो ये खाना लेता है, मोड लेता है न्यूट्रिशन का, ये ऐसा था जिससे ये प्लांट्स में नहीं आ सका। अब मुझे बताओ प्लांट्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं? 2 मोड पढ़े हैं हमने। एक मोड होता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो देखा है? ऑटो स्टार्ट बाइक होती है, ऑटो यानी कि खुद ही से, किक विक नहीं मारनी पड़ती, ऑटो। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक।
मेनली की जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑटो मीन्स अपना खाना खुद बनाना, सेल्फ, और ये फीचर तो बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट्स ने लेके रखा है। क्लोरोफिल रहता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना काम खुद करते हैं, और सिर्फ बनाते नहीं हमें भी देते हैं, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड फंगस को इसलिए नहीं डाला प्लांट्स में बिकॉज इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन था हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब खुद क्यों नहीं बनाते, ऐसा तो नहीं है मन नहीं हो रहा है, हमारे जैसे आलसी नहीं है ये। इनने कहा कि यार मेरे पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो मैं कैसे बनाऊं खाना। क्या बोला इन्होंने कि मेरे पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो मैं खाना कैसे बनाऊं। तो बोला बिल्कुल सही बात है, तो विच मीन्स दे हैव नो क्लोरोफिल, दे हैव नो क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। रिलेट करो, क्लोरोफिल कहाँ मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट यानी कि ये प्लास्टिड होता है एक टाइप का या नहीं, प्लास्टिड याद है हमने पढ़े थे, किस में पढ़े थे, सेल में पढ़े थे हमने प्लास्टिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब वो कौन से पढ़े थे हमने, क्रोमोप्लास्ट देखा था, ल्यूकोप्लास्ट देखा था, और वेरी स्पेशल हमने क्या देखा था, क्लोरोप्लास्ट। अभी दो नाम बोले मैंने, क्रोमो बोला था, है ना, कंफ्यूज मत होना, क्रोमो बोला, क्रोमो और क्लोरो अलग है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी ग्रीन पिगमेंट जिसमें रहता है, यही कौन बनाता है, खाना। तो दिस इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पूछ लिया कि फंगस में प्लास्टिड होता है या नहीं तो कहाँ जाओगे, कहीं मत जाओ, ये याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट होता है एक टाइप का प्लास्टिड और इसमें नहीं होता है, इसलिए तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है, हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है या नहीं। अब मुझे इतना बताओ कि इतने सारे मैंने रिलेशन कर दिए तो दिमाग में खिचड़ी तो नहीं बन गई, नहीं ना, बननी भी नहीं चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, लगता है तो पिछली वीडियोस में जाके देखो, बिल्कुल अच्छे से अरेंज है वीडियोस। इस चैप्टर की देखो, सेल की देख सकते हो तो याद आएगा प्लास्टिड हमने पढ़ा था। और डोंट वरी, ये पूरा मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ आपको, क्या मल्टीसेलर है, यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल नहीं है यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड है। एंड लास्ट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट मतलब क्या कि ये जो मेन फीचर्स है ना वो बता रही हूँ मैं इसकी, ठीक है, मेन फीचर्स बता रही हूँ। अच्छा, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर कि इसको प्लांट में क्यों नहीं रखा गया। अब सेल वॉल तो इसमें रहती है, चलो ये तो मैं डिनाई नहीं करूँगी, ये तो चलो मैं झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सेल वॉल रहती है, सही बात है। अब बोलो सेल वॉल है मैम तो प्लांट्स में क्यों नहीं डाला। चलो सेल वॉल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, प्लांट्स में क्यों नहीं डाला। तो प्लांट्स में याद करो किसका सेल वॉल होता है, प्लांट्स में सेल वॉल किसका होता है, सेल्यूलोज का बना रहता है। प्लांट्स में सेल वॉल किसका रहता है, सेल्यूलोज का। ऑन द अदर हैंड फंगी में भी होता है सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें बना ये किससे रहता है, इसमें ये बना रहता है काइटिन से। किससे बना रहता है, कौन से सब्सटेंस का नाम लिया मैंने, काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन हमने और कहाँ पढ़ा था, इंसेक्ट्स में, मुझे जल्दी से बताओ। काइटिन याद आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है, बोलो लिख दो मैम, हाँ लिख दिया भाई। चलो क्या है ये, काइटिन, यानी कि फंगस का जो सेल वॉल है तो सही बट सेलुलोज से नहीं, काइटिन से बना है। काइटिन एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हार्ड होता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है फंगस की बॉडी को। और काइटिन हमने और कहाँ देखा था, होमवर्क नंबर, कौन सा होमवर्क हो गया, और भी दे दिया मैंने, एक और बता दो। काइटिन हमने और कहाँ देखा था, किसके एक्सोस्केलेटन में। चलो इतनी हिंट दे देती हूँ मैं तो आपको, है ना, किसके एक्सोस्केलेटन में, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन मिलता है, मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके। चलो आगे आते हैं, देख लिया प्लांट्स में सेलुलोज, फंगस में सेल वॉल होता है लेकिन काइटिन का। तो ये कैसे फीचर्स थे, बेसिक फीचर्स थे जो हम डिफाइन करते हैं ना, फंगस को याद करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कुछ भी इमेजिन करने को मैं आपको बोलूँ, ठीक है, तो कैसे करोगे, आपको मैं कार बोलूँ तो कार इमेजिन होगी, वैसे फंगस बोलूँ तो ये फीचर्स इमेजिन होने चाहिए। क्लियर है। चलो आते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला असर्शन क्या है, रीजन तो नहीं, असर्शन क्या है, फंगल सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। अब मैंने क्या बताया आपको फंगस के बारे में, अब ये कह रहे हैं फंगल के जो सेल्स हैं उसमें कैसा स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक। तो ये ध्यान रखना और यहाँ आ जाओ, तो मैंने ये क्या फीचर लिखा दिख रहा है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। कैसा रहेगा इनका न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं ना, किसी को अगर डाउट हो इनिशियली कि यूकैरियोटिक क्या होता है, तो अगर मैं एक सेल का स्ट्रक्चर लूँ, इस सेल के स्ट्रक्चर में जब मैं आपको ये बीच में एक बनाती हूँ न्यूक्लियस,
ये जो बीच में मैं बना रही हूँ, ये आपको क्यों दिख रहा है कि न्यूक्लियस है? कैसे पता चला? क्योंकि ये जो मैंने लेयर बनाई है ना, ये मेम्ब्रेन बनाई है, सेपरेटिंग मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काम ही होता है कि बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंट और अंदर के अलग दिखाना। जैसे आपका मैं बताती हूँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ना, आपका घर बना है, ठीक है, आपका घर है, अब घर के बाहर रोड है। अब एक बात बताओ, आपके घर में दीवारें होती है या नहीं होती है? घर का गेट है या नहीं? या ऐसे खुला छोड़ दिया कि चलो रोड भी यही है, घर भी यही है? घर में बनाते हो वॉल्स, क्यों बनाते हो? ताकि बाउंड्री हो जाए, भाई ये मेरा घर है और यहाँ पे रोड है, तो यहाँ पे पार्किंग मत करना, ऐसे बोल देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या? बाउंड्री बन गई। तो ये बाउंड्री से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग रहते हैं कि ये घर है और ये बाहर है, यहाँ गाड़ी चलाओ जिसको चलानी है। तो विच मीन्स कि ये जो कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के बाहर, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आया कि नहीं समझ? ये क्या कर रही है, ये जो साइटोप्लाज्म है बाहर सेल के, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और ये जो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसको सेपरेट रखती है। तो तभी तो मुझे सेल में इतने अच्छे से दिख रहा है न्यूक्लियस है। तो अब आप सोचोगे मैम नॉर्मली तो हम ऐसे ही देखते हैं। दूसरी बात क्या हो गई कि यूकैरियोटिक कैसा है? तो अभी यूकैरियोटिक दिखाऊंगी ना तो समझ जाओगे कि कैसे अगर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। यानी ये अपन ने बना दिया एक सेल। अब इसमें मैं कुछ भी सेपरेट नहीं बताऊंगी, है ना। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये साइटोप्लाज्म के हैं, ये न्यूक्लियस के हैं, सबके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स्ड हैं। अब मुझे बताओ कि इसमें कहीं समझ आ रहा है कि साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस कहाँ है? मैम बोलो, मैम सब तो एक ही साथ दिख रहा है और क्या, ऐसे 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 चल रहे हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ मैं बोलूँ न्यूक्लियस है तो मानोगे मेरी बात? बोलो नहीं मैम वो तो यहाँ भी हो सकता है। यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि एक मेम्ब्रेन नहीं है। अब मैंने ये मेम्ब्रेन बना दी तो दिख गया ना कि ये न्यूक्लियस है कि नहीं? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक है और जो पीछे यानी मेम्ब्रेन नहीं बनाई थी दैट इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक। ओके, आया समझ या नहीं? प्रोकैरियोटिक, पी से पी याद रखना, यानी जितने प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं पुराने जमाने वाले, पी से प्रिमिटिव, पी से पुराने जमाने, पी से प्रोकैरियोट, वो होते हैं कैसे? प्रोकैरियोटिक। और जो आगे हम एडवांसमेंट लिया है प्रोटिस्टा से, वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, फंगल सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। चलो अब रीजन पे आ जाओ। रीजन में 3 शब्द दिए हैं सिर्फ। क्या दिया है? दे लैक प्लास्टिड्स। लैक का मतलब क्या होता है? ये वो वाला लैक नहीं है, पैसे वाला लैक, क्वांटिटी वाला लैक नहीं है, लैक, LACK, लैक यानी डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट बोलो आपने तो ना वो 4 वर्ड से ज़्यादा और डिफिकल्ट वर्ड लिख दिया। डेफिशिएंट यानी कमी होना, किसी की नहीं होती है ये चीज़। दे लैक है ना कमी, यानी कि दे लैक प्लास्टिड्स, इनमें प्लास्टिड नहीं है। अब प्लास्टिड की थ्योरी कैसे आएगी याद? प्लास्टिड से याद रखो, अभी मैंने क्या बताया आपको कि इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? पहले तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है मतलब क्या? क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो होता है ना क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? तो मैम ये होता है एक टाइप का प्लास्टिड। तो मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट नहीं है मतलब प्लास्टिड नहीं है, ये कह सकती हूँ कि नहीं? हाँ या ना? है ना, ये कह सकती हूँ। तो अब मैं जो कह रही हूँ ये तो वही कह रहे हैं ना कि दे लैक प्लास्टिड। तो बात सही है या नहीं? सिर्फ इतना बताओ, रीजन वीजन पे मत जाना, है ना। अभी शांति से ये बताओ कि बात सही है या नहीं। तो बात तो मैम सही है, चलो ये ट्रू हो गया। तो विच मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट यानी असर्शन, रीजन दोनों ट्रू है। अब हमें बस ये बताना है कि क्या ये रीजन सही है असर्शन के लिए। तो अगेन एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड हम यूज करेंगे जिसका नाम है क्या? बिकॉज। ठीक है, बिकॉज बोलूंगी मैं स्टेटमेंट के साथ, ध्यान से सुनना। अब मैं कहूंगी फंगल सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर बिकॉज दे लैक प्लास्टिड। तो ये बात जमी तो नहीं। क्यों? ये कह रहे हैं फंगल सेल्स के पास यूकैरियोटिक एडवांस न्यूक्लियस है क्योंकि इनके पास प्लास्टिड नहीं है। अरे ये तो अलग ही बात कह दी। अब इसमें आंसर पता है क्या आना चाहिए था सही में? फंगल सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर बिकॉज दे हैव, कुछ 2-3 रीजन आ सकते हैं। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक रीजन लिख सकते हैं दे आर एडवांस्ड। ये लिख सकते हैं या नहीं? ये होना चाहिए था रीजन। रीजन में इन्हें लिख दिया दे लैक प्लास्टिड, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आएगा? बी। बी क्या कहता है? इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही बात है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ट्रू तो दोनों है ही, अलग अलग से ट्रू है।
रीज़न ये इसका नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 का आंसर क्या है, बी। लेट्स चेक इट एंड वी आर गुड टू गो। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन क्या कहता है, स्पॉन्जेस आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, रीजन क्या कहता है, स्पॉन्जेस हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आ जाते हैं किस पे, स्पॉन्जेस पे आ जाते हैं। स्पॉन्जेस कहाँ के हैं, किसकी बात हो रही है, स्पॉन्जेस याद आते ही याद आना चाहिए किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, है ना। ये प्लांट्स की तो बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, किसकी बात कर रहे हैं हम, किंगडम एनिमेलिया की। अब स्पॉन्जेस हम किसे कहते हैं किंगडम एनिमेलिया में, स्पॉन्जेस याद आ रहा है वर्ड, स्पॉन्जेस इज बेसिकली ये जो हमारा फाइलम है पोरीफेरा, एग्री करते हो या नहीं, है ना। पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम हमने पढ़ा था किसमें, एनिमेलिया में पढ़ा था, और उन्हीं का दूसरा नाम यानी कॉमनली क्या कहा जाता है, स्पॉन्जेस। सही बात है। अब स्पॉन्जेस हैं, सबसे पहला फाइलम है, यानी कि काफ़ी प्रिमिटिव टाइप के हैं ये, प्रिमिटिव टाइप के यानी कि ज़्यादा एडवांस नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, ऑल दो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स है तो मल्टी सेलुलैरिटी तो है ही। ठीक है, तो यहाँ मैं फीचर्स लिख दूँ अगर मल्टी सेलुलर है, ठीक है, सही बात है। लेकिन स्पॉन्जेस में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा है, एक छोटा सा सीक्वेंस पढ़ा है, सेल्स होते हैं, कोई भी लिविंग फॉर्म है उसका एक मेन चैप्टर भी आपका 9th में, सेल, इतना बड़ा चैप्टर। तो उस सेल से हमारा क्या मतलब है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल मानी जाती है। ठीक है भाई, अब वो सेल सिर्फ ऐसे तो नहीं प्रेजेंट रहेगी, जैसे ऑर्गेनिज्म एडवांस होंगे वैसे ही सेल की ग्रुपिंग होगी, यानी कि सेल्स जो हैं सिमिलर सेल्स, सेम तरह के सेल का मैंने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टिश्यू। ये क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला सेलुलर लेवल है, ठीक है, सेल्स लूजली अरेंज्ड है। अब इनने क्या देखा कि कुछ सेल्स सेम फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ सेल्स को इन्होंने देखा यार ये वाले मुझे लगता है ग्रुप डाइजेशन अच्छा करेगा और ये वाला रेस्पिरेशन अच्छा, तो उन्होंने ग्रुप में डाल दिया, ग्रुप में डाला तो टिश्यू बन गए। अब टिश्यू से इन्होंने देखा कि ये सारा मिलके सेम टाइप के टिश्यूज यानी और बड़ा ग्रुप बन गया। सेम टाइप के टिश्यूज किस में बन गए, ऑर्गन में। ठीक है भाई, अब इनने सेम ऑर्गन्स देखे तो उन्हीं को मिला के एक सिस्टम बना दिया, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रिलेशनशिप जो हम कहते हैं, फ्लो चार्ट है, और इसको अच्छे से याद कर लो कि ग्रुप ऑफ सेल से क्या बना, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से क्या बना, ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या होगा बता देती हूँ, सेल्स तो बहुत सारे रहेंगे, सेलुलर लेवल से कंफ्यूज मत होना, यूनिसेलुलैरिटी, यानी मैं ये नहीं कह रही कि एक सेल है, सेल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन लूजली अरेंज्ड है, यानी ऐसा कोई अलग से ग्रुप नहीं बना दिया, लूजली काम कर रहे हैं, अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, तो अब इधर आओ, एनिमल्स में हमने क्या देखा था, पोरीफेरा होता है, प्रिमिटिव टाइप का होता है, शुरुआती टाइप का होता है, तो मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज बेसिकली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद करो, ये इकलौता ऐसा था फाइलम जिसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल। इसमें क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं दे आर लूजली पैक्ड होते हैं, और वैसे ही वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। और एक और बात बता दूं तो स्पॉन्जेस में हमने देखा था, इनमें जो डेवलप था, वेल डेवलप था वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम याद आ रहा है, ये इन्हीं में अच्छे से डेवलप था। कैसा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। क्यों, क्योंकि ये रहते हैं पानी में, रहते हैं वाटर के अंदर, तो इनका जितना भी काम है, यानी न्यूट्रिशन ले लो, इनका रेस्पिरेशन ले लो, एक्सक्रीशन, सभी किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू। तो ये सिस्टम इनमें अच्छे से डेवलप था। उसमें से भी अगर याद आए तो ऐसे जैसे हमने स्पॉन्जेस देखे थे, इनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे, पोरीफेरा। अच्छा भाई, नाम का मतलब बता दूं, बिल्कुल, ये जो किंगडम पोरीफेरा कहते हो ना, इसमें पोरी का मतलब ही होता है पोर्स। अब पोर्स का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे होल होते हैं ना, ओपनिंग, इन्हें कहते हैं हम पोर्स। अब इन्हीं पोर्स का नाम है इनमें ऑस्चिया। बहुत सारे न्यूमरस पोर्स दिखेंगे, ऑस्चिया है। क्या होता है, इनके थ्रू जो है पानी अंदर आता है, पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन में यूज़ होगा, गैशियस एक्सचेंज जो होता है वो होगा, बाकी सारी एक्टिविटीज़ होंगी। ऑस्चिया से अंदर आया पानी, अब पानी आके कहाँ जाएगा, एक कैविटी रहती है जिसका नाम क्या रहता है, स्पॉन्जोसील, उसमें जाएगा। सील का मतलब ही होता है कैविटी, सीलम। और बाहर एक ओपनिंग रहेगी, सिंगल ओपनिंग, जिसे कहते हैं ऑस्क्यूलम।
तो उससे पानी बाहर आएगा। यानी ये सिस्टम समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल साधारण सा सिस्टम है। अलग अलग आपको नहीं दिखेगा कि डाइजेशन का सिस्टम अलग है या किसी और का अलग है, एक ही सिस्टम में सब हो रहा है, पानी आ रहा है और जा रहा है, अब अंदर वो सब न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ आया, किसमें, स्पॉन्जेस में, पॉरीफेरा होते हैं ये। अब देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन में कहा है स्पॉन्जेस आर मल्टी सेलुलर। तो अब देखो हम आ गए हैं किंगडम एनिमेलिया पे, तो यहाँ आपको सिंगल सेल्ड तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मल्टी सेलुलर यानी कि एक से ज़्यादा सेल वाले। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, मल्टी सेलुलर है। अब रीज़न में इन्होंने कहा स्पॉन्जेस हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी पीछे मैंने क्या बताया कि स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स तो होते हैं बहुत सारे लेकिन लूजली अरेंज होते हैं, टिश्यूज़ में अरेंज नहीं किए जाते हैं, विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, यानी फॉल्स। रीज़न गलत हो गया, रीज़न का स्टेटमेंट ही गलत है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, टिश्यू की जगह क्या आना था? सेलुलर लेवल। क्लियर है कि नहीं? तो विच मीन्स कि बहुत ही ईजी हो गया, हमें देखना है असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। तो दिस कम्स अंडर ऑप्शन सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्लियर है? चेक करते जाएं। चलो भाई, वी आर गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 5, आधे क्वेश्चंस पे हम आ गए, आधा पढ़ा, हम टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5th तक आ ही गए हैं। चलो अब देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। असर्शन क्या कहता है? मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा, यानी एनिमल किंगडम की बात हो रही है और उसमें कह रहे हैं मेटामेरिज्म कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एनालिडा का। रीजन कहते हैं मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। ओके भाई, आ जाओ अब फिर से किसके कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। इधर किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा फाइलम है? एनालिडा। चलो एनालिडा में जब मैं ये फाइलम बोलूँ तो सिंपली बताऊँ किसको इमेजिन करना। एनालिडा की बात करूँ तो आपका इमेजिनेशन में आना चाहिए पहले तो अर्थवॉर्म, सबसे सिंपल है कि नहीं बताओ? अर्थवॉर्म को इमेजिन कर सकते हो ना, अर्थवॉर्म आ जाएगा। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या था? फेरिटिमा। ठीक है, इसको मैंने इमेजिन किया अर्थवॉर्म को। ओके, अब सेगमेंट की बात क्या होती है ना, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम पढ़ते हैं ना अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर, तो यूजुअली इसमें हम देखते हैं कुछ लाइंस टाइप देखते हो या नहीं बताओ, या ऐसी सीधी बॉडी रहती है? आपको ये दिखता है कि अर्थवॉर्म के स्ट्रक्चर्स में ऐसे प्रेजेंट रहती हैं कुछ लाइंस, इजंट इट? ये जो लाइंस होती हैं, यानी हमें इतना दिख रहा है कि इसकी बॉडी जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट्स में, उन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट्स। क्या बोला मैंने? यानी कि आपको सीधी बॉडी नहीं दिखेगी जैसे किसमें देखते हो, राउंड वॉर्म्स में देखते हो, बिल्कुल सीधी स्लीक बॉडी है। लेकिन जब आप अर्थवॉर्म की बॉडी देखते हो तो वो कैसी रहती है? डिवाइडेड रहती है पार्ट्स में। उन डिविजन्स को कहा जाता है सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट तो समझ आए। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? ये एक नया नाम आया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है? देखो हमें पता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो स्ट्रक्चर मेनली हम देखते हैं, एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे जो हम बाहर से दिखते हैं, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो अंदर से स्ट्रक्चर होता है। अब इनमें जो सेगमेंट है ना वो कैसे हैं? ट्रू सेगमेंट्स हैं। ट्रू यानी सच्चे सेगमेंट्स, बिल्कुल कहीं से धोखा नहीं देते, बोलते हैं हम ट्रू सेगमेंट हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है यानी बाहर से जो सेगमेंट्स हैं ये बाहर से भी सेगमेंटेड है, बाहर से भी आपको सेगमेंट दिखेंगे। उन सेगमेंट को जो रिंग लाइक होते हैं उन्हें ये कहते हैं एन्युलस। ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। जैसे ये बाहर से मेरे को अर्थवॉर्म दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो बाहर से सेगमेंट है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखेंगे बिल्कुल अच्छे से, उस हर सेगमेंट को हम क्या कह देंगे? एन्युलाई। टोटल सबको मिला के एन्युलाई और एक को एन्युलस। ठीक है, बाहर से तो सेगमेंट है लेकिन बाहर तक नहीं रुका ये, इसकी बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन भी है, अंदर से भी है। तो जो इंटरनल सेगमेंट्स होंगे ना, उन इंटरनल सेगमेंट्स का नाम है सेप्टा, SEPTA, सेप्टा। यानी कि बाहर तो है ही और अंदर भी सेगमेंट्स हैं, विच मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और इंटरनल स्ट्रक्चर में दोनों में क्या दिखेंगे? सेगमेंट, तो वो होते हैं ट्रू सेगमेंट्स और उसी को कहा जाता है ट्रू सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोला मैंने? मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये जो टाइप है इट इज अ ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, और इन दोनों को यानी एन्युलाई और सेप्टा दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मेटामेयर्स।
ओके, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि सेप्टा क्या है, एनुलस क्या है, क्या बोला, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी सेगमेंटेशन है, उसे एनुलाई कहते हैं, अंदर वाले में सेप्टा कहते हैं, दोनों को मिला के मेटामेयर्स कहते हैं, और इस टाइप के सेगमेंटेशन को क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विच इज अ ट्रू टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, सच्चा सेगमेंटेशन है। यानी ऐसा नहीं है कि बोलते हैं चलो सिर्फ बाहर से, नहीं, बाहर से ही सेगमेंटेशन है, अंदर से नहीं है, दोनों जगह से है। क्लियर आया, इतना समझ आया। हम एनालिडा की बात कर रहे हैं, हमने सेगमेंट्स की बात करी, तो कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन स्टेटमेंट कहता है मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि ये जो फाइलम है एनालिडा, यहाँ से ही सेगमेंटेशन आना चालू हुई है। हाँ, अर्थ्रोपोडा में है, लेकिन अर्थ्रोपोडा बाद में आता है, ठीक है, किसके बाद में, एनालिडा के बाद में। तो विच मीन्स कि जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेनली चालू कहाँ से हुई है ये चीज़, एनालिडा से। क्लियर है? तो ये बात इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है ना। ये नहीं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी में ही है ना, ये नहीं बोला है, आर्थ्रोपोडा में है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक यानी इसी से चालू हुई है, नहीं कोई चीज़ कहीं से स्टार्ट होती है तो उसी का फीचर हो जाता है, तो यहाँ से ये चालू हुई है सेगमेंटेशन। ठीक है, सही बात है। अब रीजन पे आ जाओ। रीजन क्या कहता है, मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। क्या बोला, मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। तो ये बात सिर्फ बात देख के बताओ, रीजन की बात मत करना कि क्या ये बात सही है या नहीं। मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। तो अभी हमने क्या देखा पीछे, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये किसका स्ट्रक्चर है, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म की बॉडी है ना, तो बॉडी में जो सेगमेंट्स है उसकी बात कर रहे हैं या नहीं। तो क्या ये बात सही नहीं है रीजन की? सही बोला ना कि मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। चलो, एक स्टेप तो अचीव हो गई कि सी और डी की तो बात है ही नहीं, यानी ए और बी में से ही कुछ होना चाहिए हमारा आंसर। अब सिंपली एक वर्ड लगा देते हैं अगेन, जिसका नाम क्या है, बिकॉज। बिकॉज करके देखो। चलो, मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा बिकॉज मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। क्या ये आपको बात लगी सही कि मेटामेरिज्म कैरेक्टरिस्टिक क्यों है? क्योंकि ये एक टाइप का क्या है, बॉडी सेगमेंटेशन है। तो भाई एक बात सुनो, मुझे ये बात बिल्कुल ही करेक्ट लगती है। मुझे तो ये इसका रीज़न लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आई फील कि ये एक टाइप का बॉडी सेगमेंटेशन है ही, सेगमेंटेशन है, इसलिए तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, एनालिडा का। किसका फीचर है ये, एनालिडा का। यानी कि इसमें वी विल मार्क द आंसर एज बी। क्या बोला मैंने कि ये तो सही बात है, बात दोनों की सही है, लेकिन ये उल्टी घूमी हुई है। मेरी बात सुनो। चलो, बॉडी सेगमेंटेशन सही बात है, ये सही बात है कि मेटामेरिज्म है, लेकिन ये जो है उल्टा स्टेटमेंट है। बात सही तो है लेकिन उल्टी है। उल्टी कैसे है? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तब हुआ ना जब ये बॉडी सेगमेंटेशन कहलाएगा, यानी ये लाइन ऊपर आनी चाहिए थी। रीजन होना चाहिए था असर्शन कि मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्योंकि ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से? एनालिडा से। तो क्लियर हुआ, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, विच मीन्स both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. क्या आना चाहिए था आंसर? because, ये लिख सकते थे, because it is a type of body segmentation and it has started from phylum Annelida. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? assertion पढ़ लेते हैं। ट्यूब फीट are characteristic organs of echinodermata and reason है ट्यूब फीट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। चलो, यानी कि अगेन वी आर स्टिल एट एनिमल किंगडम। ओके, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा की। तो आ जाओ इधर, इकाइनोडर्मेटा को हम याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, ये तो हमने देखा था एनालिडा। अब इकाइनोडर्मेटा नाम को पहले समझ लेते हैं, कैसे याद करोगे। देखो, इनिशियली क्या होता है ना, जब हम किंगडम्स पढ़ते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो एक समझ सकती हूँ मैं परेशानी कि इतने सारे आपको लगता है फाइलम्स हैं, तो मैम इमेजिन कैसे करें, क्योंकि काफ़ी सारे तो सेम लगते हैं हमें। एनालिडा हो गया, अर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, कैसे इनको फीचर्स को आइडेंटिफाई करें। तो देखो, जिन नेम्स में अगर कोशिश हो पाए कि आप उस नेम का पहले तो मीनिंग समझो, है ना। जैसे एनालिडा देखा हमने, तो उसमें एनुलस यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स थे, वैसे याद कर लो।
आर्थ्रोपोडा इज वेरी इजी, वाई? बिकॉज पोडा यानी अपेंडेजेस को कहते हैं पोडा, लिम्स जो होते हैं, तो उससे याद रखो इंसेक्ट्स की बात है। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही इजी है, इकाइनो। इकाइनो का मीनिंग ही होता है स्पाइनी। क्या बोला मैंने? इकाइनो। अगर इस वर्ड को मैं ब्रेक करूं तो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। स्पाइनी यानी कांटेदार होते हैं, कांटे निकलते हैं। रोज देखा है, रोज की जो ऐसे स्टेम है उससे कांटे निकलते हैं, वैसे ही ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी स्किन पे स्पाइंस प्रेजेंट होता है। डर्मेटा, डर्म का मतलब ही हमें पता है क्या होता है, स्किन। यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर स्पाइनी स्किन, इनकी बॉडी पे क्या स्पाइंस टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। अगेन व्हेन आई से काइनोडर्मेटा, तो किस ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करना है? बहुत ही इजीली बता दिया था मैंने, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म है स्टारफिश। ठीक है, इतना कर सकते हो या नहीं? स्टारफिश को इमेजिन कर सकते हो, साइंटिफिक नेम है एस्टेरियस। स्टारफिश होती है, क्यों इमेजिन? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म पढ़ो तो एटलीस्ट एक तो इमेजिनेशन में आना चाहिए। अब इससे आप बाकी सारे एग्जाम्पल इमेजिन कर लेना, सी अर्चिन, सी क्यूकुम्बर जो हमने पढ़े थे, ओके, वो तो आगे की बात है। चलो स्टारफिश कर ली इमेजिन। अब ट्यूब फीट की बात हो रही थी, है ना, तो ट्यूब फीट की हम बात कर लेते हैं स्टारफिश में ही। चलो ये हटा देते हैं अपन। ट्यूब फीट, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर हम स्टारफिश का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसके ये हम 5 ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्लियर है? ध्यान से देखना क्या बनाना चाह रही हूँ मैं, ओके। इस स्ट्रक्चर में अगर मैंने ऐसे ऐसे ये बनाए, ठीक है, अब ऐसे 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 इंसानों जैसे खड़े थोड़े स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं, देखना ध्यान से, है ना। ये क्या बनाया है मैंने? स्टारफिश है, बिल्कुल समझ आ रहा है। एक और चीज़ बताओ कि इसमें हमें एक स्पेशल टाइप की रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। उस सिमेट्री का नाम क्या है? जो बता देगा मान जाऊंगी कि बहुत अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ। रेडियल सिमेट्री तो मिलती है बट उस सिमेट्री का एक नाम होता है स्पेशल, ओके, वो नाम मुझे बताओ। और यहाँ ध्यान दो, ये हमें पता है स्टारफिश का स्ट्रक्चर है। अब स्टारफिश में ये जो इसके 5 होते हैं हैंड्स, उसमें एक तो ये हमें पता है ये स्ट्रक्चर है बीच में मैड्रिपोराइट, ठीक है। अब हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस है ट्यूब फीट पे। तो मेरी बात सुनो, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ऐसे बनाए हैं ना, यही होते हैं ट्यूब फीट, या फिर जिसे हम कह सकते हैं पोडिया। क्या बोला मैंने? यही वो स्ट्रक्चर है जो होता है ट्यूब फीट या पोडिया हम कह सकते हैं। अब इनका यूज क्या होता है? एक चीज याद रखो, बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ। फीट आ रहा है वर्ड में, फीट यानी क्या होता है? पैर। फुट बोलता है ना पैर। अब अपने पैरों को देख के बताओ, बिल्कुल। चलो अभी तो बैठे होंगे एक ही जगह पढ़ रहे होगे मेरे साथ, बट और कहाँ यूज करते हो पैर? आप कैसे यूज करते हो? ठीक है, पैर कैसे करोगे? ये नहीं कि मैम किसी को लात मारने के लिए ना, और कैसे यूज करते हो पैर? बेसिकली फंक्शन क्या है आपके फुट का? मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं यहाँ से यहाँ तक चल के आ गई। कैसे चली मैं? पैरों से, फुट से। यानी कि मैंने क्या किया? एक जगह से दूसरी जगह गई। व्हाट डिड आई डू? आई डिड लोकोमोशन। किया कि नहीं? है ना। तो यानी कि ट्यूब फीट, फीट से मतलब होता है पैर, पैर से फंक्शन बहुत ही क्लियर है। लोकोमोशन में ये मदद करता है कौन? ट्यूब फीट। लोकोमोशन में ही नहीं, सिर्फ कहीं कहीं और भी हम कह सकते हैं। एंकरेज में मदद करता है ये, प्रे को कैप्चर तो नहीं, जैसे फूड इनटेक में भी कह सकते हैं ये मदद करता है, बट मेन फंक्शन जो फीट यानी पैर की मैं बात कर रही हूँ, लोकोमोशन में ये मदद करता है। क्लियर है कि नहीं? किसकी बात करी मैंने? ट्यूब फीट की या पोडिया की। किस में बात करी मैंने? स्टारफिश में। स्टारफिश क्या है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। अच्छा, पूछिए स्पाइंस कैसे प्रेजेंट है? ये यहाँ पे स्किन में ना स्पाइंस प्रेजेंट रहते हैं इसके, ये तो बनाए नहीं मैंने अभी, बट यहाँ पे स्पाइंस रहते हैं। ऐसा मत बोलना मैम आपने तो स्पाइंस बनाए नहीं, तो होते ही नहीं है, होते हैं। वो तो क्या है, हमारा जो फोकस है ना ट्यूब फीट, उस पर ध्यान दे रही थी मैं, है ना। ट्यूब फीट, फीट से याद रखोगे क्या काम है? चलना फिरना। इतना तो याद रख ही सकते हो, बिल्कुल, है ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, बिल्कुल आ जाते हैं। क्या बोलता है एजर्शन? एजर्शन कहता है ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ट्यूब फीट हमने और तो कहीं देखे नहीं है। इसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी ये डिफाइन करते हैं कि तुम ही हो इकाइनोडर्मेटा, अच्छा तुम में ट्यूब फीट है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आ जाओ रीजन पे। रीजन क्या कहता है? ट्यूब फीट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। अरे भाई ये क्या बात हो गई? अभी पीछे पलक मैम ने बताया कि फीट है, फीट का काम होता है चलना। ये तो कह रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल गेमेट मिलने में, नया ऑर्गेनिज्म बनने में मदद करते हैं। ओहो, ये तो गलत बात हो गई। हुई कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं, अभी बताया ट्यूब फीट किस में मदद करेगा? मेनली लोकोमोशन में, मूवमेंट में। और रिप्रोडक्शन तो इनका हमने देखा था, एक तो रीजनरेशन होता है।
रीजनरेशन यानी क्या कि जैसे ये स्टारफिश है, मान लो इसका कोई हाथ किसी सिचुएशन में या कोई ऐसी कंडीशन आई कि कट गया, निकल गया, तो इट हैज़ द पावर ऑफ वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। हाउ? बिकॉज ये अपना पूरा आर्म खुद बना सकता है। जैसे मूवीज़ में नहीं देखते हो, ऐसे कुछ कुछ मूवीज़ आती हैं, उनमें क्या होता है, कोई पार्ट टूट गया तो इंसानों जैसा नहीं है ना कि हम खुद को मत करना ऐसे पार्ट टूट गया और बन जाएगा, अभी नहीं, ये इन ऑर्गेनिज्म में होता है। हाथ निकल गया, ट्यूब फीट, एक कोई भी आर्म निकल गया तो वो बढ़िया रीजनरेट होके दूसरा आर्म बना देगा। एक ये मेथड होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि एक्सटर्नल होता है, यानी पानी में होता है। तो वो तो अलग चीज़ हो गई मैम, अभी तो ट्यूब फीट पे बात करो। ठीक है भाई, फीट का नाम बोला मैंने, लोकोमोशन है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। क्लियर है कि नहीं? चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम, ट्यूब फीट की बात है, फॉल्स है। क्लियर है? विच मीन्स असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। चारों में से कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे, बिल्कुल आप क्या कहना चाह रहे हैं? सी ऑप्शन, दैट इज इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। लेट्स चेक आवर आंसर एंड वी आर गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। पढ़ते हैं क्या है असर्शन। असर्शन कहता है, एक और नया ऑर्गेनिज्म का नाम आ गया, Amphioxus has a simple organization compared to vertebrates. On the other hand, reason कहता है many important craniate structures are lacking in Amphioxus. अब ये कौन सा नाम है, ये कहाँ से आया है, याद कर लेते हैं। इतना तो समझ गए होगे, एनिमल्स का ही नाम है, ठीक है, इतना समझ जाओ कि एनिमल्स का नाम है। अब देखना, थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ बताऊंगी मैं, शुरुआत करूंगी वहाँ से एंड देन मैं आऊँगी एम्फियोक्सिस तक। तो तब तक बने रहना, किसी दूसरी दुनिया की बात नहीं करूंगी मैं, एम्फियोक्सिस तक ही आना है। बट उसको पहचानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ये जो एम्फियोक्सिस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाओ किंगडम एनिमेलिया में, मेरे साथ साथ ही चलना। कहाँ आ गए? किंगडम एनिमेलिया में। आए कि नहीं आए? बिल्कुल आ गए। चलो भाई, उसमें हमने शुरुआत में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, ठीक है। अब उन ऑर्गेनिजम्स में से आई विल कम टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा है, इसमें आ जाऊंगी। कॉर्डेट्स में क्या रहती है? नोटोकॉर्ड रहती है, इनका एक फीचर रहता है कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं ना, उसमें कॉर्डेट कौन होते हैं? जिसमें एक बहुत ही, एक तो नहीं, खैर 4-5 होते हैं, बट मेन जो हम मानते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलेगी, नर्व गॉर्ड प्रेजेंट मिलेगी, गिल स्लिट्स प्रेजेंट मिलेंगे। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ नोटोकॉर्ड लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने बताया है, और अगर नहीं भी ध्यान हो तो अभी बता देती हूँ, कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम आते हैं। ये तो फाइलम है कॉर्डेट, ये क्या है? फाइलम। ध्यान से सुनो, ये किंगडम है एनिमेलिया, नीचे आई फाइलम है कॉर्डेटा, उसके भी सब फाइलम होते हैं 3 बताए थे मैंने आपको। एक क्या था शुरुआत वाला? यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। एक क्या था? सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट जिसमें हम आते हैं वो है वर्टिब्रेटा। याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है, चलो ठीक है। क्या बोला मैंने? किंगडम, फाइलम एंड दीज आर द सब फाइलम। सब फाइलम कौन है? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब इसमें से किस में आने को कहूंगी मैं? सिफेलोकॉर्डेटा में। अब लिख दूंगी नाम और याद कर लेना कौन है? एम्फियोक्सिस। अभी देखा हमने, पीछे क्या देखा? एम्फियोक्सिस, यहाँ पे भी आ गया एम्फियोक्सिस। तो जो एम्फियोक्सिस हम उधर देख रहे थे, ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये एक एनिमल है, किसका एग्जाम्पल है? सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है, और इसका नाम होता है ब्रैंकियोस्टोमा। ऐसे ये एक मेन एग्जाम्पल है, जिन्होंने साथ में पढ़ा था याद होगा, दिस वाज द वन एंड ओनली मेन एग्जाम्पल जो मैंने आपको पढ़ाया था सिफेलोकॉर्डेटा में। तो रिलेशन समझे कहाँ से कहाँ तक आए? एनिमल से कॉर्डेट्स में, विच मीन्स कि ये कॉर्डेटा है, इसमें क्वालिटीज़ होंगे कॉर्डेट्स की। कॉर्डेट्स की क्या क्या क्वालिटी होती है अब बता देती हूँ मैं। कॉर्डेट्स की क्वालिटी में ध्यान रखो कि हम कुछ ऐसे, देखो हम बोलते हैं ना कि ये शर्तें मानोगे तो तुम इसमें कहलाओगे, यानी कि अगर मैं बोलूँ, अगर ये 4-5 शर्तें हैं, अगर ये तुम में प्रेजेंट है तो मैं मान लूँगी कि तुम कॉर्डेट हो। ऐसा कहा था कॉर्डेट ने, ठीक है। तो भाई ऑर्गेनिज्म पूछते हैं, चलिए बताइए वो 5 कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन बोला आप में मिलना चाहिए नोटोकॉर्ड, तो इन सब ने कहा हम में मिलता है नोटोकॉर्ड। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, या तो लार्वा यानी जब वो बेबी होगा, बच्चा होगा, तब नोटोकॉर्ड हो, या अडल्ट हो तब नोटोकॉर्ड हो, या जीवन भर नोटोकॉर्ड हो, कभी भी हो, पर हमको कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए किसी स्टेज में, ठीक है। नोटोकॉर्ड है। अब यूरोकॉर्डेटा ने क्या कहा कि हमारे में नोटोकॉर्ड तो है, लेकिन लार्वा में है, उसकी भी पूंछ में है सिर्फ। तो इसने बोला ठीक है, चलो कभी तो थी ना, तो मान लेते हैं तुम कॉर्डेट हो। अब सिफेलोकॉर्डेटा, ये वर्ड का मतलब मैं बताती हूँ।
सेफेलो का मतलब ही होता है हेड से लेके हेड टू टो कह सकते हैं, या हेड टू टेल, या हेड टू एंड तक कह सकते हैं, यानी कि सर से लेके पूरे ऑर्गेनिज्म तक क्या प्रेजेंट है इनमें नोटोकॉर्ड। सेफेलो का मतलब ही होता है हेड से स्टार्ट होता है, यानी कि पहली बात तो सर से लेके पूरी बॉडी तक इनमें नोटोकॉर्ड है, और जीवन भर यानी लाइफ टाइम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि लार्वा में है या अडल्ट में है, लाइफ टाइम आपको मिलेगी इनमें नोटोकॉर्ड। किसमें? सेफेलोकॉर्डेटा में, तो इन्हें भी कॉर्डेट माना गया। अब वर्टिब्रेटा, देखो मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है ना, प्रिमिटिव से थोड़े आगे फिर एडवांस, यानी वर्टिब्रेटा में हम आते हैं तो हम एडवांस हैं। अब एडवांस कैसे हैं, तो बात गौर से सुनो। नोटोकॉर्ड होती है ना, नोटोकॉर्ड क्या होती है, ये एक तरह की कॉर्ड होती है। जब मैं हम में बात करूं तो ये कॉर्ड बड़ी होके वर्टिब्रेट्स में, सुनना, बड़ी होके बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम। ये नाम तो सुना होगा अपनी बॉडी में, चलो ये नहीं भी सुना, बैकबोन तो सुनिए, ये बैकबोन जो होती है वही होती है वर्टिब्रल कॉलम। तो यानी कि हम में क्या होता है, बचपन में स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में वो नोटोकॉर्ड होती है, बट जैसे ऑर्गेनिज्म अडल्ट में आता है तो वो बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, विच इज एन एडवांस्ड फीचर, है ना। ये सब एडवांस्ड फीचर्स हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि जो सेफेलोकॉर्डेटा का एम्फिऑक्सिस है थोड़ा प्रिमिटिव है, इसमें सारे क्रेनिएट के स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब क्रेनिएट क्या होते हैं, मैम आपने फिर एक नया नाम दे दिया। तो दो क्लासिफिकेशन मैंने बताए थे, एक होता है, सुन लो यहाँ पे ही सुन लो, है ना, एक होता है क्रेनिएटा, एक होता है ए क्रेनिएटा। अब क्रेनिएटा क्या होता है, क्रेनियम याद है, क्रेनियम, क्रेनियम यानी जो आपका सर दिख रहा है, क्रेनियम, दिस इज नोन एज अ ब्रेन बॉक्स। मतलब कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो कवर्ड रहता है एक बॉक्स से भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सारा पढ़ना है हमें, इतने काम करने हैं, तो विच मीन्स कि इसको हमने कवर कर रखा है ब्रेन बॉक्स से। उस ब्रेन बॉक्स का नाम क्या देते हैं हम, क्रेनियम कहते हैं, है ना, क्रेनियम। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्रेनियम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रेनिएटा। और ऑन द अदर हैंड जिनमें नहीं होता है ब्रेन बॉक्स, ब्रेन तो है, दिमाग तो है, पर दिमाग का डब्बा नहीं है, कवरिंग नहीं है, बॉक्स नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं, ए क्रेनिएटा। ए का मतलब पता ही है, ए आगे आ जाए मतलब वो चीज एब्सेंट है, ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। तो ए क्रेनिएटा यानी जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होगा। अब इधर आ जाओ, क्या कहता है स्टेटमेंट, ये समझो, ये पीछे वाला बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम आगे आते हैं अब किस पे, असर्शन पे। असर्शन क्या कहता है, एम्फिऑक्सिस हैज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्ड टू वर्टिब्रेट्स। अब ये कैसी बात हुई, तो देखो मैंने ये तो बताया ये एक टाइप का है, क्या है, कॉर्डेट्स है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट से जब कंपेयर करो, वर्टिब्रेट्स कहाँ बनाए मैम ने, आगे बनाए, कहाँ बनाए, आगे। तो मैंने कहा ना ये प्रिमिटिव है, हम जब से पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन तब से क्या करते हैं, पुराने पीछे जो ऑर्गेनिज्म है पीछे क्यों रखा, क्योंकि प्रिमिटिव है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही इसमें मैंने आगे वर्टिब्रेट को रखा, यानी इनके कंपैरिजन में इसमें कुछ कुछ फीचर्स कम है, कुछ कुछ क्वालिटीज़ कम है। क्या कम है, देखो बेसिकली मैं बताऊं तो इनमें हेड, हार्ट, किडनीज, ऐसे फीचर्स आपको इतने नहीं देखने को मिलेंगे। और जैसे हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, चलो सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, अब ये जो आप सेंस करते हो चीज़ें, आइज़ हैं, आइज़ के थ्रू आप देख पा रहे हो मेरा वीडियो, ईयर्स हैं, सेंस कर रहे हो कि पलक मैम क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं, कभी इनका पिच हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है ना, ये एक सेंस ऑर्गन हो गया, बोल पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो। तो हम जो है वर्टिब्रेट्स, हम आगे वाले हैं, मतलब आगे वाले इन द सेंस के एडवांस्ड वाले हैं। तो हम में क्या प्रेजेंट रहते हैं, पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स रहेंगे, पेयर्ड सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं अच्छे से। लेकिन इनमें क्या होता है, किसमें, एम्फिऑक्सिस में, पुराना टाइप का है, प्रिमिटिव है, तो इनमें ये सेंस ऑर्गन्स तो नहीं मिल रहे भाई, ऑर्गन्स तो बोला नहीं है, पर इनमें कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सिंपली कि हाँ स्टिमुलस कोई आएगा तो उस पर हम रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब कि इतने डेवलप्ड कोई आपको सेंस ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे जैसे हम में मिलते हैं, सिंपल रिसेप्टर्स हैं, हेड, हार्ट, किडनीज, ऐसे कोई बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स नहीं देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, एम्फिऑक्सिस के अंदर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इनका काफ़ी सिंपल है। तो क्या बोलूँ, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, असर्शन सही है, फिर से असर्शन रीड कर रही हूँ लास्ट टाइम, एम्फिऑक्सिस हैज़ अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। यस, वर्टिब्रेट्स आगे लिखे थे, एडवांस्ड है, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। मानते हो कि नहीं, बिल्कुल मान रहे हो। चलो आगे आते हैं किसके अंदर, रीजन। चलो रीजन पढ़ लेते हैं। Many important craniate structures are lacking in amphioxus। अब lacking का मतलब अभी मैंने बताया,
डेफिशिएंट होता है या कोई चीज़ किसी में नहीं होती है। तो अब ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया ना, हेड, हार्ट, किडनीज, सेंस ऑर्गन्स हो गए, इनकी जगह क्या बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं या सिर्फ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ऑन द अदर हैंड क्रेनिएट, यानी हम अपनी बात करें तो सर है ना, मतलब सबके पास बताना, हेड है, बिल्कुल है, हार्ट है, किडनीज है, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है, सेंस कर पा रहे हैं हम, तो हमारे कंपैरिजन में इनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। अब लास्ट चीज़ आती है, मतलब कि असर्शन रीजन तो सही है, तो सी और डी को तो टाटा बाय बाय पहले कर दो। अब लास्ट चीज़ आती है, क्या हमें ये बताना है कि इज दिस द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। तो क्या यूज़ करोगे? बिकॉज कर लोगे यूज़? चलो मैं करवाती हूँ यूज़ बिल्कुल साथ में। Amphioxus has a simple organization compared to vertebrates because many important craniate structures are lacking in Amphioxus. This is absolutely the correct answer and the correct reason for this assertion. इसी का ही है ना, वो पिछले वाले में ऐसे मत सोचना, तब मैम ने बोला सही, बट मैंने क्या कहा था, सही तो है बट उसका assertion कुछ और होना चाहिए था। इसमें इसी assertion का रीज़न करेक्ट है। कैसे? ये कहना चाह रहे हैं उसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वर्टिब्रेट से कंपैरिजन में इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसमें नहीं हैं। सही बात है कि नहीं? विच मीन्स की आंसर ए। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स चेक इट एंड मूव ऑन एंड वी आर गुड टू गो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं हम। चलो क्या है असर्शन? असर्शन दिया है एम्फीबियंस आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले हैं एम्फीबियंस, एंड रीजन इज एम्फीबियंस नेवर अंडरगो समर स्लीप। चलो भाई नई बात आ गई, समर स्लीप कह रहे हो, बोलो मैम हम तो समर स्लीप क्या, हम ईयरली स्लीप करते हैं। बिल्कुल, चलो ठीक है, किसको नहीं पसंद यार, सोना तो सबको ही पसंद है, बट इनकी समर स्लीप क्या होती है दैट इज़ डिफरेंट। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? एम्फीबियंस की। किस में है? किंगडम एनिमेलिया में है। बहुत ही बढ़िया फीचर है। क्यों एम्फीबियन? यानी क्या? दे लिव ऑन बोथ, कहाँ रहते हैं? बोथ लैंड एंड वाटर, यानी कि ज़मीन पे भी दिखेंगे, पानी पे भी दिखेंगे, तभी तो एम्फीबियन है। और इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल क्या है? फ्रॉग से याद कर लो, टोड से याद कर लो, मतलब क्या, मैं हर जो भी है फाइलम का ना उसके एक एग्जांपल ऐसा ले लेती हूँ जो बिल्कुल फिट बैठेगा। बाकी तो बहुत सारे हैं, फ्रॉग हो गए, टोड्स हो गए, सैलमेंडर्स हो गए, सब आगे आएंगे। चलो, लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, ठीक है, एम्फीबियन है। अब एक चीज़ याद रखो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ब्लडेड एनिमल्स, यानी वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मिक, होम्योथर्मिक। ये क्या होता है ये मैं बताती हूँ। चलो, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे किंगडम एनिमेलिया में आगे आके, और ये भी क्या है? ये भी हमारा एक क्लास है। क्लास एज एन ये जो हम वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं इसके अंदर क्लास है, पता है ना, ये दिस इज अ क्लास वर्टिब्रेटा के अंदर, ये सब वर्टिब्रेट्स ही हैं, बस क्लास है। जैसे क्या क्लास हो गई, और रेप्टिलिया हो गई, मैमल्स हो गए, एव्स हो गए, वैसी ये क्लास है एम्फीबिया की। अब एम्फीबिया दोनों लैंड और वाटर पे रहते हैं। अब वर्टिब्रेट्स में ये दो टाइप की आपको क्वालिटीज देखने को मिलेगी। ये वाला पहले लिख देती हूँ, पोइकिलोथर्मिक, बिल्कुल ध्यान से सुनना, होमियोथर्मिक। चलो, अब पोइकिलोथर्मिक क्या होता है? पोइकिलो कौन सा किलो है ये देखो, ये मैं अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये कंट्रास्टिंग है। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा बिल्कुल। पोइकिलोथर्मिक वो ऑर्गेनिजम्स विच आर, ये वर्ड तो सुना होगा, चलो, कोल्ड ब्लडेड, ये सुना है या नहीं? कोल्ड ब्लडेड सुना है। अब कोल्ड ब्लडेड से मतलब क्या होता है? देखो, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थोड़े प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते हैं, उनमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है, क्या बोल रही हूँ, बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अंदर मेरी जो बॉडी है इसके अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन है। तो जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड नहीं रहता है। अब मेंटेन नहीं रहता है का मतलब क्या? तो सुनो, मान लो अभी सर्दी हो रही है, विंटर हो रही है, बाहर है एटमॉस्फेयर 4 डिग्री सेल्सियस, यानी बाहर जो है आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ 4 डिग्री हो रखा है, ठीक है। अब मान लो ये फ्रॉग की बॉडी है, इसमें क्या होगा, इसके अंदर का बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होके गिर के हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस।
फ्रॉक का भी 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, बाहर का भी 4 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो एकदम से और सर्दी आ गई, -10 डिग्री सेल्सियस, ये एनवायरनमेंट का था, तो फ्रॉक का भी हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। अब एकदम से गर्मी, एकदम से बहुत गर्मी आ गई 35 डिग्री सेल्सियस, तो फ्रॉक का भी 35 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या बोल रही हूँ मैं, क्या आपको दिख रहा है कि फ्रॉक की बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर है या नहीं? नहीं है। बाहर जैसा हो रहा है अंदर वैसा ही, मतलब इसको कोई वो नहीं कहते, सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं अपने ऊपर कि बाहर जैसा है टेम्परेचर वैसा ही मैं टेम्परेचर ले लूंगा। यानी they do not have the capability of maintaining a constant body temperature. So these organisms, such type of organisms are known as poikilothermic organisms और cold blooded organisms. समझ आया कि नहीं? बिल्कुल। अब दूसरी जगह मैं बात करूंगी, अब कॉन्ट्रास्ट में बात कर रही हूँ, यानी वार्म ब्लडेड तो समझ ही गए होंगे क्या होंगे। Those organisms which are able to maintain a constant body temperature just like us human beings. कैसे? अब देखो, चलो हम क्या करते हैं, हम एक बात बताओ, आप हिमालयस पे जाते हो, मान लो आपके शहर में बहुत गर्मी है ना, आप रह रहे हो अभी 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, वहाँ पे भी आप सर्वाइव कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है। अब आपका ऐसे ट्रिप बनी, प्लान बना कि हम जाते हैं थोड़ा हिमालयस पे या फिर कोल्ड रीजन पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ गए, स्वेटर वेटर ले लिया, बढ़िया, ठीक है, वहाँ भी आप जिंदा हो, बिल्कुल सब सही से चल रहा है। आप वहाँ से गए, फिर आप कहीं और गए, दूसरे डेजर्ट में चले गए डेजर्ट देखने, फिर वहाँ से आप वापस घर आए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसा लगा कि आपका पूरा बॉडी का सिस्टम हिल गया हो कुछ? हाँ चलो, बाहर ठंडी लगेगी तो आप स्वेटर पहन सकते हो, बट आपके जो बॉडी के फंक्शन है, खाना पीना क्या रुक गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई? नहीं। क्यों? बिकॉज योर बॉडी हैज़ एन इंटरनल मेंटेन्ड टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि मैं हिल स्टेशन पे गई, वहाँ 5 डिग्री है तो मेरा 5 डिग्री हो गया, मेरा बॉडी टेम्परेचर अंदर से मेंटेन ही है, कांस्टेंट है। तो यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एबल टू मेंटेन अ व्हाट, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हम, दीज आर नोन एज व्हाट, इधर आप होम्योथर्मिक कह सकते हो या फिर वार्म ब्लडेड। अच्छा, एक छोटी और चीज़ बताती हूँ, कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है कि पोइकिलोथर्मिक वार्म ब्लडेड थे या कोल्ड ब्लडेड, ऐसे दिमाग से इधर उधर हो जाता है ना, कौन सा वाला क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सी मैं चीज़ बताती हूँ, जैसे मैं याद कराती हूँ। पीसी होता है, पीसी, जिस पे आप शायद अभी देख रहे हो मेरा वीडियो, या कुछ तो फ़ोन पे देख रहे होंगे, बट पीसी देखते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी से याद रख सकते हो आप, पी स्टैंड्स फॉर पोइकिलोथर्मिक, सी स्टैंड्स फॉर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। पीसी से याद कर लो, और दूसरा तो पता ही चल जाएगा क्या है, या तो पीसी याद नहीं होता तो HW, होमवर्क, है ना, जो कि किसी को नहीं पसंद, पर मेरे होमवर्क का तो आंसर दे दिया करो, इतना सिंपल होता है, ठीक है। HW होमवर्क करते हैं तो H से क्या याद रखोगे, होम्योथर्मिक क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, यानी ये एक ही बात है। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। तो अब एम्फीबियंस जो हैं ये थोड़े प्रिमिटिव टाइप के हैं। तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये होते हैं पोइकिलोथर्मिक। कैसे होते हैं? पोइकिलोथर्मिक, यानी कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है, बाहर जैसा रहता है अंदर वैसे हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में जो पीछे आप देख रहे थे, समर स्लीप या ऐसे ऐसे कुछ नाम थे, तो देखो इस सिचुएशन में क्या होता है यूजुअली कि जब सर्दी आती है ना, बहुत सुनो मेरी बात ध्यान से, जब बहुत ही सर्दी आती है ना, तो क्या होता है कि अब इतनी सर्दी आई, टेम्परेचर कम हुआ, इनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इनको ना मेटाबॉलिज्म जो है अंदर का सब बिगड़ जाता है। अब क्या करते हैं ये चले जाते हैं थोड़ा, मतलब वो नहीं कहते सिचुएशन से भग जाना कि यार जब सिचुएशन ठीक होगी तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। तो क्या करते हैं, बहुत सर्दी होती है या बहुत गर्मी होती है, तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं अंडरग्राउंड। क्या हो जाते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं। यानी ये देखते हो होल्स वोल्स बना के गर्मियों में ये अंदर घुस जाते हैं, गर्मी में सर्दी में दोनों में, ताकि ये जो बाहर का एक्सट्रीम कंडीशन है उससे बच सके, और उससे बच सके तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, विंटर में जाते हैं तो हाइबरनेशन, विंटर समर हाइबरनेशन, और समर्स में स्पेशली जब जाते हैं तो समर स्लीप कहते हैं इसे, या फिर इसे ईस्टाइवेशन भी कहते हैं। क्या बोला मैंने? सुना आपने? क्या बोला? एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, बहुत सर्दी बहुत गर्मी, तो ये हाइबरनेशन कर लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और जब समर में होते हैं, गर्मियों में जब अंदर जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? समर स्लीप या फिर ईस्टाइवेशन। क्लियर है? इतना समझ आया? तो आगे देखें अब ऑप्शंस में क्या है बात। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। असर्शन
assertion कह रहा है amphibians are warm blooded animals। क्या बोल रहा है? amphibians are warm blooded animals। तो अभी पीछे मैंने दिखाया था, फिर से बता देती हूँ। क्या बोला था मैंने? अच्छा वो तो मैंने हटा ही दिया, कोई बात नहीं। चलो, क्या बोला था मैंने कि एम्फीबियंस की जो बॉडी होती है उनमें टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, यानी बाहर जैसा अंदर भी वैसा, बाहर -5 डिग्री तो अंदर भी -5 डिग्री, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है इसका, कुछ मेंटेन नहीं कर सकता है ये, विच मीन्स कि इट इज़ नॉट अ वार्म ब्लडेड। भैया वार्म ब्लडेड तो है ही नहीं, ये होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड पीसी से याद कराया था, पीसी से क्या था? पोइकिलोथर्मिक, ये दोनों नाम आ सकते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक। तो विच मीन्स कि ये स्टेटमेंट तो गलत ही है, यानी एजर्शन इज टोटली रॉन्ग। अब बहुत ही बेसिक चीज़ है, अगर एजर्शन गलत है तो रीज़न तो गलत होगा ही, ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, बट फिर भी अनदेखा मत करना, देख लेना रीज़न क्या है। रीज़न में इन्होंने लिखा है एम्फीबियंस नेवर अंडरगो समर स्लीप। अब इन्होंने कह दिया नेवर, कि एम्फीबियन कभी भी समर स्लीप नहीं रहते हैं, और पीछे ही मैंने आपको बताया कि इन एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए क्या करता है एम्फीबियन? अंदर चला जाता है, कहाँ पे? अंडरग्राउंड हो जाता है। जब अगर समर्स में अंदर गया तो उसे समर स्लीप, या फिर एक और वर्ड क्या बताया मैंने, क्या कहते हैं? ईस्टाइवेशन। स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, ए साइलेंट होता है, ईस्टाइवेशन इसे हम कहते हैं। तो यानी ये आई गेस हमने पहला केस देखा है जहां पे एजर्शन भी रॉन्ग है, रीजन भी रॉन्ग है, तो वेरी सिंपल हमारा ऑप्शन होगा डी करेक्ट। डी क्या कहता है? इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ये बिल्कुल सही है जो हमने निकाला है। देख लेते हैं आंसर एंड वी आर गुड टू गो। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, चलो थक गए हो गए अब एनिमल्स की बात कर करके, तो थोड़ा प्लांट्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का एजर्शन कहता है all bryophytes are called as amphibians of water plant kingdom, of plant kingdom, ठीक है, of plant kingdom. Reason, water is necessary to complete their life cycle. क्या बोला मैंने? all bryophytes are called as amphibians of plant kingdom, और reason है water is necessary to complete their life cycle। तो आ जाओ कहाँ पे? plant kingdom पे। बहुत बात हो गई मैम एनिमल्स की, अब थोड़ा प्लांट्स पे आओ। चलो, प्लांट किंगडम में हमने पढ़े थे 5 टाइप के फाइलम्स, क्या कहते हैं? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें से ये जो दूसरा फाइलम है उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट की, ठीक है, ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं। ओके, अब अगर मैं इसके फीचर्स को याद करूं, थोड़ा अगर फीचर्स याद करो, ब्रायोफाइट क्या था? थैलोफाइट से आगे वाला है, यानी थोड़ा डेवलप्ड है, लेकिन इतना डेवलप नहीं है क्योंकि इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, ये सब ट्रू रूट्स और स्टेम्स आपको नहीं मिलेंगी, एब्सेंट है। ओके, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर था। ब्रायोफाइट्स में हम याद क्या कर सकते हैं? हम फ्यूनेरिया याद कर सकते हैं, मर्केंशिया याद कर सकते हैं, राइट। उसमें हमने क्या देखा था? ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, राइजॉइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ओके, अब एक चीज़ याद रखो, ये जो ब्रायोफाइट्स है आपको यूजुअली कहाँ मिलेंगे? ये मॉइस्चर वाली जगह पे मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं? मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी कि जहाँ पे नमी होती है, मॉइस्चर यानी पानी जैसा होता है। मॉइस्चर कैसे आता है? पानी होता है, नमी होती है, जिस बैकग्राउंड में या सरफेस पे या सॉइल में, वहाँ आपको मिलेंगे ये। अब इसका रीज़न कुछ तो होगा ही, ऐसे तो इसको मॉइस्चर नहीं पसंद है। क्यों? तो ध्यान से सुनो, ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए, क्या बोला मैंने? ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत होती है। अब बोलो अजीब बात है यार, लैंड पे रह रहा है और इसको चाहिए पानी, ये कैसा केस हुआ? तो सही बात है, देखो रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें चाहिए होते हैं वाटर। क्यों? अब ध्यान से सुनो, इनके जो ऑर्गन्स रहते हैं ये हो गए मेल वाले ऑर्गन, यहाँ मैं लिख देती हूँ फीमेल। मेल ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया, ओके, और फीमेल ऑर्गन्स हो गए, यहाँ पे लिख देती हूँ आर्चिगोनिया। मैंने याद दिलाया था, अगर याद हो तो, कि बोलो मैम सेम नाम रखते हैं तो याद कैसे करें? तो आर्ची वैसे ही एक लड़की का नाम होता है, फीमेल नेम होता है, तो याद कर लो कि फीमेल से आर्चिगोनिया, फीमेल ऑर्गन हुआ, ठीक है। अब ये इनके हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसमें क्या होता है हमें पता है, आर्चिगोनिया में क्या मिलेगा हमें? एग प्रोड्यूस होगा। अब इससे जो हमारा क्या निकलता है? मेल गैमेट निकलता है एंथ्रीडिया से, उसको क्या करना है? फीमेल एग तक पहुंचना है। अब पहुंचने के लिए, मूवमेंट के लिए ये क्या करता है? ये कहता है कि मुझे पानी दे दो, मैं पानी से होते हुए तैरते हुए चला जाऊंगा एग तक।
इसकी बस एक ही कंडीशन थी, क्या बोला कि मुझे पानी दे दो, मैं वाटर से तैरते हुए चला जाऊंगा एग तक। तो बोला ठीक है भैया, फिर बोला कि चलो ठीक है, तुमको हम वाटर दे देंगे, तुम तैर के जाओ। तो विच मीन्स कि इनका रिप्रोडक्शन यानी नए ऑर्गेनिज्म तभी बन पाएंगे जब ये मॉइस्चर में रहेंगे, पानी में रहेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन ये तभी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो विच मीन्स वाटर एसेंशियल कंडीशन बन जाता है। अब थोड़े ही देर पहले हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, कौन पढ़े थे, जो आपको लैंड पे भी मिलते हैं और वाटर में भी। तो एक चीज देखो इधर, हमें ये पता है कि ब्रायोफाइट रहते तो लैंड पे हैं, रहते कहाँ हैं, धरती पे हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म है लैंड पे, लेकिन इनकी एक क्वालिटी है जिसमें इन्हें पानी की जरूरत है, यानी वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, फॉर व्हाट, फर्टिलाइजेशन, यानी कि पानी में भी उनका कुछ ना कुछ काम है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड और वाटर दोनों जिनको ये रिक्वायर्ड हो, उन्हें हमने क्या कहा था, अभी ही पीछे एक क्लास देखा था, एम्फीबियन। हाँ कि नहीं, बिल्कुल अग्री करते हो, जो लैंड और वाटर दोनों पे मिलेंगे या जरूरत होगी, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबिया या एम्फीबियन। तो एक बात बताओ, इसको दोनों की जरूरत है, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ब्रायोफाइट, क्या नहीं कह सकती कि ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि एम्फीबिया तो किस में आता है, एनिमल किंगडम में आता है। तो हमने कह दिया कि हमारे प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है, ब्रायोफाइट, क्योंकि उसे पानी और लैंड दोनों की जरूरत है। क्लियर है, विच मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट इज नोन एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और रीजन क्यों हुआ, क्यों एम्फीबियन है, बिकॉज इट रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, देखो इन दो वर्ड्स में ना कंफ्यूज मत हुआ करो, रिप्रोडक्शन करना यानी न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना, फर्टिलाइजेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि जो मेल गैमेट है उसका फीमेल गैमेट से फ्यूज होना या फ्यूजन। बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो साइंटिफिक टर्म्स यूज करो, इसे हम क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो विच मीन्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या बोला कि एम्फीबियन क्यों है ये प्लांट किंगडम का, बिकॉज इट वांट्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन या रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ आ गया? अब आ सकते हैं क्या क्वेश्चन पे, बिल्कुल आ सकते हैं। असर्शन में कह रहे हैं ऑल ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये बात अभी पलक मैम ने कही एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, और इसमें कोई एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही है ना। ऑल दी ब्रायोफाइट्स जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो कहे जाते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब रीजन पे आ जाते हैं। रीजन कहता है वाटर इज नेसेसरी टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अभी मैंने क्या कहा, जो स्टेप हम करते आ रहे हैं कि अभी रीजन को चेक नहीं करना, बस शांति से ये देखो कि ये जो इतनी लाइन है क्या ये सही है या नहीं। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, अभी बोला लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए इन्हें वाटर। ठीक है, अब आ जाओ लेवल अप कर दो, बिकॉज सी और डी तो नहीं है। लेवल अप में क्या वर्ड यूज करोगे, बिकॉज बहुत ही फेमस हो गया ये वर्ड अब, है ना, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है असर्शन और रीजन में। किसका, बिकॉज का। तो बिकॉज यूज करके मैं लाइन को फिर से कहूंगी, ऑल ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज वाटर इज नेसेसरी टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। सही तो बात है, अभी पीछे ही मैम ने बोला, क्या बोला कि वाटर चाहिए इसको लाइफ साइकिल के लिए, इसीलिए तो इसे हमने क्या कहा, एम्फीबियन। सो द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये कह सकते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन बताता है, ए ऑप्शन बताता है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा, देखते हैं। चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, थके तो नहीं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं देखती हूँ कौन देता है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा दिख रहा है बड़ा। चलो, असर्शन क्या है, जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड, रीजन है दे लैक ओवरी वॉल। अब वापस से बोला कि चलो आप लोग एनिमल पढ़ के थक गए हो, तो अब हम प्लांट्स के बारे में बता देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लांट्स में ये आ गए, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स में आ गए। आगे देखे थे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म से पहले वाले, है ना, फोर्थ वाला जो देखा था वो थे जिम्नोस्पर्म्स। एडवांस टाइप के हैं, आगे आ चुके हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ जो आपको दिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी कुछ तो जिम्नोस्पर्म्स के ही होते हैं। अब ये किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ज़रा ध्यान देना। एडवांस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आगे वाले होते हैं, आगे वाले यानी कि इनमें बाकी चीज़ें डेवलप्ड है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स सब देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी मिलेंगे आपको।
वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम कंडक्शन करने के लिए। क्यों? बिकॉज इनकी ट्रीज बहुत टॉल होती हैं, तो मतलब बहुत ही वेल डेवलप, वेल एडवांस है। अब क्या बोला जा रहा है इनमें, इनका एक मेन फीचर है, यानी जैसे किसी भी चीज़ को हम याद करते हैं उसका एक फीचर पढ़ते हैं ना, कि इसका जैसे थैलोफाइट को एल्गी कहते हैं, ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस कहते हैं, वैसे ही जिम्नोस्पर्म्स फेमस हैं उनकी सीड्स के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो सीड्स होती हैं ऐसा माना जाता है नेकेड सीड्स होती हैं। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ? तो अब सुनो ध्यान से, एक रिलेशन बता रही हूँ। क्या होता है जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, अभी पीछे देखा मेल एंड फीमेल गेमेट का फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब फीमेल में स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट रहते हैं ना, बेसिक जो मैं बता रही हूँ क्या है, ओव्यूल होगा ओवरी से कवर्ड, यानी ओव्यूल अंदर है, वो किससे कवर्ड है? ओवरी से कवर्ड है, और ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा है? हमारा एग, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो ये एग फ्यूज हो गया मेल गेमेट के साथ, ये एग किसके साथ फ्यूज हो गया? मेल गेमेट के साथ। तो मतलब इसका काम तो खत्म हुआ, ये बन गया हमारा जाइगोट या एम्ब्रियो बन गया। इतना समझ रहे हो या नहीं? क्या बोला? एग है, मेल गेमेट आया, फ्यूज हुए, बेबी बन गया। अब ये जो दो महाशय खड़े हैं ना, ये कहते हैं यार अब हम क्या करें, मतलब हमारा रोल तो खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं यार, थोड़ी मदद कर देते हैं। तो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ, यूजुअली ओव्यूल क्या होता है, वो बदल जाता है सीड में या बीज में। ये जो बीज देखते हो आप फ्रूट्स खाते हो, वेजीज खाते हो, तो जैसे मैंगो है, मैंगो की गुठली कहते हो, या फिर वाटरमेलन है, उसके इतने सारे बीज हैं। और हम क्या देखते हैं, एक इतना सा बीज जो लोग प्लांटिंग करते होंगे, और वैसे तो सबको पता ही होना चाहिए, इतना सा बीज हम डालते हैं और इतना बड़ा पेड़ उगाता है। तो ऐसा नहीं लगता इसमें क्या कोई कमाल था, कोई जादू था? तो कोई जादू वही था ना, जाइगोट। तो यानी कि ये जो ओव्यूल है, ये सीड बनता है, सीड के अंदर होता है बेबी प्लांट, दैट इज जाइगोट, ओके। एंड अब ओवरी क्या करेगा? उसने कहा यार कोई काम मुझे भी दे दो यार, मैं अब क्या करूँगा। तो ओव्यूल अंदर रहता है, ओवरी उससे कवर्ड रहती है। तो ओवरी ने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाती हूँ फ्रूट। तो ये जो टेस्टी डिलिशियस फ्रूट्स आप खा रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये ओवरी होते हैं, isn't it? और देखते हो बाहर ओवरी है यानी बाहर फ्रूट है, और अंदर क्या रहता है? ओव्यूल यानी बीज। बीज तभी आपको अंदर दिखता है। क्लियर है कि नहीं? अब मेरी एक बात, मतलब मुझे बहुत सिंपल सी बताना, किसी ऑर्गेनिज्म में यानी कुछ कहीं पे अगर ओवरी ही नहीं हो, सुनना क्या बोला मैंने, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर ओवरी ही नहीं हो तो क्या वहां फ्रूट बनेगा? क्या बताओ मुझे, क्या फ्रूट बनेगा? ओवरी ही नहीं हो यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कि ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये केस होता है, ये जो मैंने केस बताया ना, ये केस आपको मिलता है जिम्नोस्पर्म्स में। इन बेचारों के पास ओवरी ही नहीं होती है। तो क्या होता है, ओव्यूल तो रहता है, सीड तो बनती है, लेकिन सीड को कवर करने वाला कोई नहीं है। बोलो तुम ऐसे ही खड़े रहो यार, तुमको हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि ओवरी ही नहीं है। Which means the ovules are not covered by any ovary, that is seeds are not covered by fruits. यानी नॉट कवर्ड, कोई कवरिंग नहीं है, खाली खड़े हैं, तो क्या होंगे? नेकेड सीड, जिनकी कोई कवरिंग नहीं है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला मैंने? नेकेड सीड्स क्यों कहे जाते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि ओवरी ही नहीं है ना। फ्रूट तो है ही नहीं, पर फ्रूट क्यों नहीं है उसका भी तो रीजन है ना यार, ओवरी ही नहीं है। तो बोला ना मैंने, कहावत बताई ना, तो जब वो चीज़ रहेगी ही नहीं तो उसके आगे वाला पार्ट कैसे बनेगा? ठीक है, ये किसकी बात कर रही हूँ मैं? जिम्नोस्पर्म्स की। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। इसके आगे वाला आता है एंजियोस्पर्म, उसमें ये सब मिलेगा आपको, फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में क्या है? सीड्स तो मिलेंगी, सीड्स तो रहेंगी, है ना, लेकिन नेकेड रहेंगी। तो अब आगे आते हैं किस पे? एजर्शन और रीजन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। एजर्शन सेज जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड। तो बिल्कुल सही बात है, अभी पीछे ही मैंने बताया कि कवर्ड नहीं रहेंगी, नेकेड सीड्स हैं। क्लियर है। अब रीजन आ जाते हैं। रीजन को पहले बस शांति से रीजन सुनना, ठीक है। अभी ये मत बताना कि प्रूव नहीं करना। दे लैक ओवरी वॉल। क्या ये बात सही है या गलत? तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी पीछे क्या बोला? ओवरी नहीं है, तो ओवरी वॉल मतलब वही होता है, ओवरी नहीं है, ओवरी की वॉल नहीं है, ओवरी की कवरिंग नहीं है ओव्यूल में। ये सही बात है या नहीं? बिल्कुल सही बात है। चलो, क्यों सही है? अगर भूल रहे हो तो वापस दिखा देती हूँ। बोला मैंने ओवरी नहीं है, इसमें ओवरी की कवरिंग नहीं है। चलो, ये हुआ मतलब कि ये दोनों तो ट्रू है, यानी सी और डी को टाटा बाय बाय। अब फाइनल क्वेश्चन में हम एक और बार देखने जा रहे हैं बिकॉज
ये देखते हैं ये आंसर क्या होगा। तो अब पढ़ती हूँ मैं। जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड बिकॉज दे लैक ओवरी वॉल। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, मतलब एग्जैक्ट जो अभी पीछे मैंने आपको पढ़ाया एग्जैक्टली ये तो वही कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स की सीड्स नेकेड क्यों है, क्योंकि उनमें ओवरी वॉल या ओवरी प्रेजेंट नहीं होता है। सही तो बात है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी ओवरी ही नहीं है तो फ्रूट ही नहीं बनेगा, और सीड्स नेकेड रहेंगी तो विच मीन्स कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आया कि नहीं समझ आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का। तो तब तक क्या करोगे, तब तक जाओ हमारी वेबसाइट पे www.magnetbrains.com पे। सभी कोर्सेज आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है एक दो वीडियो देखो और कोई चार्ज लगे, सब फ्री मिलेगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे कोर्सेज एक्सप्लोर करो तो ओलंपियाड में जाओ, यहाँ आपको दिखेगी मेरी शक्ल, आप जा सकते हैं। फॉर क्लास 9th नेशनल साइंस ओलंपियाड की तैयारी के लिए सारे चैप्टर्स सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं, MCQs हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, आप जाके देखिए बिल्कुल। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलो। कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क के जितने भी आंसर्स हैं वो सब बताओ। बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। दिस इज पलक रखियानी। यहाँ पे आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। खत्म किया है हमने हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।